151 क्योंकि आई कंप्लीटेड 150 वीडियोस. 151 इट इज सेलिबेसी. ये क्या है? और मैंने आपको क्या बताया, वैसे मैं डेली बताती हूँ. कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आपको लगता है कि आप उसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, उनको आप सिलेबल्स में का पार्ट इस तरह से कर लीजिए. इससे आपको सेलिबेसी ये होता है. ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या पार्ट है? ये एक नाउन है, संज्ञा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. इसका मतलब होता है अविवाहित जीवन. वो लोग जो शादी नहीं करने के बारे में सोचते हैं कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, अविवाहित ही रहना है हमेशा, है ना. ये नहीं कि जो लोग सिंगल अभी एट प्रेजेंट हैं और फिर बाद में मैरिज होंगी, नहीं. उन्होंने अपना माइंडसेट कर लिया कि मुझे ऐसा ही रहना है लाइफ में. इसको कैसे बोलेंगे? इसकी जो सिनोनिम्स होते हैं उसको बोलेंगे चैस्टिसी, वर्जिनिटी, सिंगलनेस, बैचलरहुड. बैचलरहुड स्पेशली फॉर मेन के लिए होता है. अब्स्टेंस फ्रॉम सेक्स, मतलब सेक्सुअल लाइफ से अलग इनकी लाइफ होती है, और उसको हम क्या बोलेंगे? सेलिबेसी बोलेंगे. अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है? इसको बोलेंगे हम मैरिज. एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड. तो देखते हैं इनको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे सेंटेंस में. सेलिबेसी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर कैथलिक प्रीस्टहुड. जो अविवाहित जीवन होता है, जो कैथलिक्स में जो प्रीस्ट होते हैं, स्पेशली नन्स होती है, चाहे वो फादर होते हैं, तो वो लोगों का जीवन ही होता है कि वो अविवाहित रहेंगे, तभी वो प्रीस्टहुड वाली जो जिसमें वो पादरी बनते हैं या अगर वो नन बनती हैं तो वो उनको अपनी पूरी जिंदगी अविवाहित रहना होता है. ओके. सेलिबेसी इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल ऑल्दो रेयर. जो भी लोग अविवाहित हैं या वो रहना सिंगल चाहते हैं वो परफेक्टली ओके है. ऐसा नहीं है कि उनको गलत नजरिए से देखा जाता है. आजकल तो सोसाइटी बहुत अच्छी अपग्रेडेड है कि हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है, तो इट इज एक्सेप्टेबल. पर बहुत ही कम देखने को मिलती है जो लोग इस तरह के जीवन को जीते हैं. ओके. सेंसर इसको इस तरह से पार्ट कर लीजिए, इसलिए आपको पढ़ने में इजी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा सारी स्पेलिंग्स में. इट इज अ वर्ब. ये क्या है? वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है? किसी चीज की निंदा करना या दोष लगाना, किसी की बुराई करना. निंदा करना मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, है ना. रिप्रूफ, रिब्यूक, एडमोनिश, ब्लेम. देखिए वहां इस वर्ड को एक्सप्लेन किया है, तो आप ये याद रखिए कि एक वर्ड के अलग अलग आपको डिफरेंट वर्ड्स मिल जाएंगे, तो आप सभी वर्ड्स को एक वीडियो से कुछ और वर्ड सीखिए, दूसरे वीडियो से कुछ और वर्ड सीखिए. ऑलमोस्ट जो पूरा प्रॉपर माइंडसेट ये हो कि हमें एक वर्ड के बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आने चाहिए और उनका मीनिंग में हमें पता होना चाहिए. ओके. तो ये रिप्रूव है, रिब्यूक है, एडमोनिश है, ब्लेम है, टू कंडम सीवियरली. ये मैंने पिछली बार बताया था प्रीवियस वीडियो में. फॉर डूइंग समथिंग बैड, किसी को एक्सट्रीमली क्रिटिसाइज करना. एक एग्जाम्पल बहुत ही लिटरेचर में फेमस है, वो है जॉन कीट्स का. इवन दो ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, वो किसकी वजह से गुजर गए थे? ट्यूबरक्लोसिस था. बट उसके साथ साथ जो उनका वर्क आया था एंडीम्यून, उसको उनके साथ के जो उस टाइम के जो क्रिटिक्स थे उन्होंने भी बहुत क्रिटिसाइज किया था. अपनी क्वार्टरली रिव्यू जो उनकी मैगजीन थी उसमें बहुत बुरी तरह से उनको बहुत यंग एज के थे, आई थिंक 23-24 साल के थे जब उन्होंने अपना वर्क वगैरह कंप्लीट किया था, और 25.5 ईयर्स में वो गुजर गए थे. तो इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया गया था उनको कि वो बहुत तकलीफ, उस समय वो मेंटली बहुत तकलीफ में आ गए थे. तो उनके फ्रेंड ने उनके लिए रिमार्क किया कि वो इसलिए नहीं गुजरे हैं कि उनको ट्यूबरक्लोसिस है, पर वो इसलिए गुजरे क्योंकि वो बहुत बुरी तरह जो क्वार्टरली रिव्यू में उनका क्रिटिसिज्म हुआ उसकी वजह से गुजरे. तो जस्ट बी वेरी मच श्योर, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, इट शुड बी क्रिटिसिज्म. इट्स नॉट बी लाइक कि सामने वाले की एकदम मेंटल इमोशनल हेल्थ कंप्लीटली खत्म हो जाए. तो एंटोनिम क्या होता है? प्रेज और कमेंट. आप किसी की तारीफ करते हैं, आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी को आप कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इसके अपोजिट वर्ड्स. और बहुत जरूरी है, कभी कोई इंसान अच्छा काम करता है डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट कीजिए. आप अप्रिशिएट करेंगे, मैं आपको सच बता रही हूँ, अप्रिशिएट जो करते हैं वो सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके अंदर बहुत खूबसूरती होती है. कभी भी जेलस इंसान आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, कभी भी कोई ऐसा इंसान जो इनसिक्योर होगा वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा. सो जस्ट कीप डूइंग वर्क, और उसके बाद आप अपना अच्छा काम कीजिए. और कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए. His dishonest behavior came under severe censure. और जो उसका झूठ बोलने वाला नेचर, डिसऑनेस्ट बेईमान टाइप का जो व्यवहार था, वो किसके अंडर आता है? बहुत सीवियर दो, मतलब उसके ऊपर आराम से दोष लगाया जा सकता है. और सबसे बड़ी चीज डिसऑनेस्टी की होती है कि अगर आप डिसऑनेस्ट हैं, शायद कोई प्यार करने वाला जो आपके क्लोज होगा वो आपको 1-2 बार मौके दे देगा, पर अगर आप किसी थर्ड पर्सन के प्रति डिसऑनेस्ट होंगे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, आप कंप्लीटली उस जगह से, उस आसपास के उस माहौल में आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ देंगे और आप कभी भी अच्छी नजरिए में नहीं आएंगे. सो दिस इज एक्सट्रीमली बैड, व्हाट वुड आई से, एक नेगेटिव ट्रेट होता है which I never like.
वायलेंस एंड जेल रिसीव स्ट्रॉन्ग सेंसर। जो वायलेंस मतलब कोई भी तरह की हिंसा हो या जेल हो, उसकी क्या की जाती है, बहुत ही सीवियर निंदा की जाती है, स्ट्रांगली। मतलब नो डाउट जेल और वायलेंस को कौन अप्रिशिएट करेगा, चाहे वो इमोशनल वायलेंस हो, चाहे वो मेंटल वायलेंस हो, चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो। ये याद रखिएगा, वायलेंस कभी भी सिर्फ मारने में ही नहीं आता कि कोई आपको मार रहा है, वो वायलेंस आपके हर तरह के पर्सपेक्टिव से आता है। सेरिब्रल, ये क्या होता है, ये हमारा दिमाग से रिलेटेड हिस्सा होता है। ओके, दिमागी, जिसमें हमारा दिमाग से संबंधित वर्क। ये एक एडजेक्टिव है, ये मस्तिष्क संबंधी और दिमाग से संबंधित होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेनी, हाइब्रो, कल्चर्ड, नर्डी। नर्डी स्टूडेंट है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो नर्डी, इंटेलेक्चुअली रिफाइंड, उसको हम क्या बोलेंगे, सेरिब्रल। ये सेरिब्रल के एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम एडजेक्टिव को, हम हिंदी में इसको विशेषण बोलते हैं। एंटोनिम में इग्नोरेंट एंड इलिटरेट। इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञानी, और इलिटरेट का मतलब होता है जो अशिक्षित होता है, जिसको पढ़ाया नहीं होता, वो पढ़ाई लिखा नहीं होता है। द पेशेंट डाइड फ्रॉम अक्यूट सेरेब्रल हेमरेज। जो पेशेंट था वो किसकी वजह से मरा, जो बहुत अक्यूट मतलब होता है तीव्र, ब्रेन हेमरेज हो गया उसको, सेरेब्रल का मतलब ब्रेन से रिलेटेड है ना, तो उस वजह से क्या हुआ, पेशेंट गुजर गया या मर गया। द कॉज ऑफ डेथ वॉज सेरेब्रल हेमरेज। और जो मरने का कारण था वो क्या था, सेरेब्रल हेमरेज मतलब दिमागी रूप से हेमरेज, जो दिमाग का, जिसमें जो जैसे कहते हैं ना हेमरेज हो गया, तो उसमें जो ब्लड होता है वो सिर के अंदर ही फैल जाता है, वो एकदम, हेमरेज का मतलब ही होता है रक्तस्राव फैल जाना, तो इस वजह से वो गुजर गया, जो कि बहुत डेंजरस होता है। शिग्रिन, शैग्रिन नहीं बोलेंगे इसको, याद रखिएगा, शिग्रिन बोलेंगे। ये क्या है, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है चिड़ या तंग आना, या तंग करना, किसको अनॉय करना, किसी की बात से गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना। ह्यूमिलेशन, ये जब होता है जब किसी की इंसल्ट होती है। एंगर मी, रेज, सेम, रेज का मतलब यही है, गुस्सा होना। फ्यूरी, एम्बैरेस्ड, डिसअपॉइंटमेंट, तो ये सब इसी से संबंधित सिनोनिम से, सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स। एंटोनिम क्या है, डिलाइट, डिलाइट मतलब खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब किस पे अपोजिट में आ जाएंगे। She felt chagrin at being rejected, और उसको बहुत चिढ़ मची जब उसको रिजेक्ट हुई, उसकी वजह से वो क्या हुए, चिढ़ मची। Chagrin is not something a great man often acknowledges. So निराशा कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे एक महान व्यक्ति अक्सर स्वीकार करता है। करिश्मा, करिश्मा क्या है, ये एक नाउन है जिसको मतलब क्या होता है, प्रतिभा, जिसको क्या बोलेंगे, चार्म बोलेंगे, प्रेजेंस बोलेंगे, ऑरा बोलेंगे, पर्सनालिटी बोलेंगे। अ मैजिकल सीम एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉलोअर्स और इंस्पायर लॉयल्टी। देखिए करिश्मा हर किसी के पास नहीं होता है, बहुत लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, पर करिश्मेटिक लोग जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, जिनको देख करके लगता है कि यार इनको थोड़ी देर देखो ही देखो, या इनसे कुछ सीखने को मिलता है। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे वो लोग बहुत अच्छे पसंद आते हैं जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, उनके अंदर उनकी प्रेजेंस से आप फील कर सकते हैं कि हाँ उनके ऊपर क्या कह सकते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल दूं तो सिद्धार्थ शुक्ला एक इस तरह का एग्जांपल सेट करके क्या, इवन दो आई डोंट लाइक हिज एग्रेशन, बट वो खुद इतना ऑनेस्ट था, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि लोगों ने उसको जिताया, इसलिए नहीं कि उसके अंदर क्या नेगेटिविटी थी, पर उसका वो जो उसकी पर्सनालिटी थी वो बहुत गजब की थी, वो हर तरह से अपने आप को मोल्ड कर लेता था, तो दैट इज कॉल्ड ऑरा, उसके अंदर वो प्रतिभा थी, ठीक है। एंड दैट इज, और अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप शाहरुख खान को भी देखिए, बहुत चार्मिंग है, बहुत डिलाइटफुल है, बहुत उसके अंदर उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। सलमान खान को भी आप देख सकते हैं। ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनसे हम बिल्कुल, मतलब जो भी जन इस वीडियो को सुन रहा है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोगों से फेमिलियर होंगे, और जो लोग नहीं है वो आप गूगल पे देख सकते हैं इन लोगों को, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल बहुत सिंपल दी हैं और जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री से है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सो एंटोनिम क्या होगा, रिपल्सिव और रिवॉल्टिंग, तो ये इसके एंटोनिम होंगे। रिपल्सिव मतलब होते हैं पीछे हटने वाले, जिनका इतना ऐसा मतलब आप उनको देख करके नहीं, एकदम उनसे इंप्रेस नहीं होते हैं। ओके, रिवॉल्टिंग मतलब होते हैं जो बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, थोड़े से अच्छे नहीं होते, मतलब आई डोंट वांट टू कॉल आउट द वर्ड, अच्छा नहीं लगता मुझे एकदम नेगेटिव बोलना, बट इट इज ओके। अच्छा चलिए, अब इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, द प्रेसिडेंट हैज ग्रेट करिश्मा।
प्रेसिडेंट तो आज की डेट में हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो भी बहुत अच्छी हैं। और उससे पहले अगर हम प्रेसिडेंट के रूप में देखते हैं तो प्रतिभा पाटिल बहुत अच्छी थी, और अगर हम देखें तो एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अच्छे थे। तो ये इतने अच्छे, इनका करिश्मा, कितनी काम और कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं, उसके बावजूद भी हम दूर से जो देखने वाले हैं उनसे कुछ सीख सकते हैं। ओके, एंड आपको पता है द्रौपदी मुर्मू वाज अ टीचर, वो एक क्या थी, शिक्षिका थी। आज देखिए क्या है वो। He was elected to power on the strength of his charisma। और जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया, उनके पास वो पावर थी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज charisma। उसकी पर्सनालिटी की वजह से उनकी वो पावर बहुत स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत कैरिस्मेटिक थी। ये याद रखिएगा कि पर्सनालिटी का ट्रेट सिर्फ बॉडी से हैंडसम होना नहीं होता, पर्सनालिटी में ऑल ओवर एस्पेक्ट्स आते हैं। ओके, पर्सनालिटी कभी भी सिर्फ हम ये देखते हैं ना कि आपकी बाहर की पर्सनालिटी, नो डाउट बाहर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, बट इफ यू आर नॉट इंटेलेक्चुअल, इफ यू डोंट हैव इमोशनली बैलेंस पर्सन, इफ यू आर नॉट नो हाउ टू बी सो मच डिसाइसिव मतलब जिनके अंदर उतनी ताकत होती है कि वो सही टाइम पे सही निर्णय ले सकें। ओके, तो वो सब उसमें क्या कहा जाए, कंसीडर किया जाएगा। 156 शोल्टन, ये क्या है, शोल ऐसे करके आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, लॉन्ग स्पेलिंग है। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है झूठा और धोखेबाज। देखिए अभी इस पहले भी एक वर्ड हमने उसमें भी हमने देखा था, झूठा और धोखेबाज, डिसऑनेस्ट वाला। यहाँ पे भी इसको भी हम बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रॉड, क्वैक, कॉनमैन। कॉनमैन झूठे धोखेबाज को ही बोलते हैं। ओके, जो जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। शार्प, शार्क। शार्क का मतलब, हाँ नो डाउट शार्क मछली बहुत ही शार्प होती है, बट शार्क एज अ पर्सन, एज अ क्या कह सकते हैं, एज अ नाउन भी कंसीडर किया जाता है, जो लोग बहुत चालाक खोपड़ी के होते हैं उनको। और इसका जो एंटोनिम क्या होते हैं, वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, ब्रूटल ऑनेस्ट होते हैं, उनको कभी भी पसंद नहीं किया जा सकता, लोग नहीं पसंद करते ऑनेस्ट इंसान को। पर्सनली मैं बता रही हूँ आपको। फेयरनेस, जिनके अंदर बहुत फेयर एटीट्यूड होता है, लोग जानते हैं उनकी प्रतिभा को कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होल्ड करते हैं, क्योंकि वो उनके जैसे बन नहीं सकते, इसलिए नापसंद और क्रिटिसाइज और बुराई करना लोगों को क्या कह सकते हैं। अगर आपके अंदर ही फेयरनेस वाला बैलेंस है तो आप फील कर सकते हैं लोग आपसे कितनी ज्यादा हेट्रेड करेंगे। तो ये जो अच्छी क्वालिटीज होती हैं, जो गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं, उनके अंदर होती हैं, आपके अंदर है, तो यू आर ब्लेस्ड, आई एम टेलिंग यू। ही वॉज एक्सपोज एज अ शोल्टन, और वो क्या हुआ, किस तरह से, एज अ धोखेबाज उसको क्या किया गया, एक्सपोज किया गया। वो किस तरह से एक्सपोज किया गया, कैसे हुआ, जैसे वो एक धोखेबाज है, झूठा है। She was sure that he was dealing with a शोल्टन, और उसको रियलाइज हो गया था, लड़की को, कोई भी फीमेल है, यहाँ पे मैं किसी का नाम ज्यादा इसलिए नहीं लिखना चाहती, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कोई ना ले ले, तो she was sure, वो बिल्कुल कंफर्म हो गई थी, जिससे वो डील कर रही है वो किस तरह का झूठ बोलने वाला मैनिपुलेटिव इंसान है। तो आप इस तरह से शोल्टन का यूज कर सकते हैं। 157, अब इसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, इसको बोलेंगे कैज्म। कैज्म, ठीक है, ये एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, खाई या दरार। अ डीप, खाई का मतलब समझते हैं ना, गल्फ, हाँ एग्जैक्टली, इंग्लिश में जो गल्फ होता है वो हमारी ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं। ओपनिंग, कैविटी, कैविटी हमारे दांतों में गड्ढा हो जाता है, उसको बोलते हैं गैपिंग होल। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, कैज्म की एग्जाम्पल है। और इसका जो अपोजिट वर्ड है वो क्या होता है, क्राउडेडनेस, फुलनेस, मतलब जहां बहुत भीड़ हो, बहुत कंप्लीट हो, जहां में। A chasm separates my generation from my parents। अच्छा, एक खाई है, एक क्या है, एक बहुत डिफरेंस है। खाई का मतलब ये नहीं कि वो खाई, मतलब डिफरेंस है, मेरी पीढ़ी को, मेरे पेरेंट्स की जो एक जनरेशन है, उन हम लोगों में क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है। There is a chasm between rich and poor in that society। और एक सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में ये बात सच है, जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं और जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, उसमें आप डिफरेंस लोगों की सोसाइटी में होता है। आज की डेट में लोग कुछ भी कहें, लेकिन वो डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि उनके गलत एटीट्यूड में दिख जाता है। मैं ये नहीं कहती कि सब लोगों के अंदर ऐसा होता है, पर हाँ होता है, ये मैं कह सकती हूँ। चेस्टाइज, चेस्टाइज क्या है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दंड देना या अनुशासन करना। देखिए, अनुशासन करना एक होता है डिसिप्लिन रखना, किसी को दंड देना बहुत वैसा हो जाता है, बहुत पनिशमेंट आप किसी को दे रहे हो, किसी को हर्ट मत करो, मेरा मतलब ये है कहने का। टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट ऑन, टू डिसिप्लिन, रिप्रूव, रिब्यूक, एडमोनिश, ये सब किसकी एग्जांपल हैं, ये सब
चेस्टाइज की एग्जांपल है। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम है प्रेज। प्रेज का मतलब किसी की तारीफ करना। मैं क्या आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कुछ सीखने को अच्छा मिलता है और आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अप्रिसिएशन के तौर पे अगर आप मुझे कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कीजिएगा। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। एक सब्सक्राइबर भी रिसेंटली टॉपर एग्जाम करके ज्वाइन हुए, उन्होंने मुझसे कहा मैम आप ज़्यादा वर्ड्स लीजिए। तो सर वैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करूंगी, आपने जो मुझे सुझाव दिया है मैं उसको ध्यान रखूंगी, बट फिलहाल एकदम न्यू चैनल है, मैं चाहती हूँ थोड़ा करके आप लोग सीखें, और जो पुरानी वीडियोस हैं आप अभी उन वीडियो से सीख लीजिए, क्योंकि मैं सीक्वेंस में ही पढ़ा रही हूँ। तो आपको आने वाले समय में जब भी वीडियोस मिलेंगे आपको बहुत आसानी होगी वर्ड्स लर्न करने में, पर आपने जो सुझाव दिया मैं उसको जरूर कंसीडर करूंगी। वी आर नॉट मास्टर्स चेस्टाइज, और हम लोग इसके कहना है मास्टर्स नहीं है। हम लोग उस चीज के किसी को दंड देने के लिए, हमें मास्टर वैसे होना भी नहीं चाहिए कि आप किसी को ऐसी पनिशमेंट दो कि सामने वाला इंसान के ऊपर बहुत बुरा असर पड़े। आप पनिश करो किसी को, ठीक है, अगर कोई चीज गलत होती है तब। तो वी आर नॉट मास्टर चेस्टाइज। ओके, नेक्स्ट इज, या हम इसको आसान वर्ड्स में भी बोल सकते हैं, हम किसी को दंड देने के क्या नहीं है, स्वामी नहीं है। मास्टर्स मतलब स्वामी तो होते हैं जो टीचर्स होते हैं। माई फादर यूज टू चेस्टाइज माई ब्रदर विद विप्स। ये सबसे मतलब मुझे ये लगा कि इसको इसलिए डालना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंसेस लोगों के पास इस तरह के होते हैं कि मतलब फैमिली में ही लोग इतने ज्यादा क्या कहा जाए नेगेटिव होते हैं, और इतनी स्ट्रॉन्ग क्या कह सकते हैं, या औधा होता है पेरेंट्स का कि ही यूज टू चेस्टाइज माई ब्रदर। वो मेरे भाई को क्या करते थे, किससे मारते थे, विप्स। विप्स का मतलब होता है कोड़ों से मारते थे। तो ये बहुत ही गलत है, और बहुत ही गलत है। फैमिली एक ऐसी जगह होती है जहां पे इंसान सबसे ज्यादा सिक्योर और सेफ होना चाहिए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से। इफ यू आर क्रिएटिंग फैमिली, इफ यू हैव फैमिली, यू शुड हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू हैव क्रिएटेड। आपने क्रिएट किए जो फैमिली, उसके लिए आपके पास इतना जज्बा होना चाहिए। अदरवाइज विदाउट फैमिली यू शुड बी फाइन. It is okay if you are not having family, that is okay. But if you are creating family and misbehaving with your children or family member, I totally disagree. 159. और अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, अगर आपको कोई अपना सेंटेंस बनाना हो, kindly just let me know in the comment box. Chicanery. 159. ये क्या बोलेंगे उसको? Chicanery. ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है छल या टाल मटोल। छल का मतलब क्या है? कोई भी चालाकी दिखा रहे हैं हम। ट्रिकरी, डिसीटफुलनेस, आर्टिफाइस, स्पेशली लीगल और पॉलिटिकल, ये वो होती है। शिकेनरी का यूज इस तरह से होता है, मतलब किसी भी तरह के छल कपट में, या आप डिसीटफुलनेस का मतलब होता है धोखेबाजी में। और ये किससे रिलेटेड होती है? स्पेशली लीगल और पॉलिटिकल से रिलेटेड होती है। आर्टिफाइस होती है, मतलब सामने वाले को आप इस तरह से क्या कहा जाए, इस तरह से बात करके उसको फंसा लेते हैं। ओके, एंटोनिम जो है इसका ओपननेस और ट्रूथफुलनेस, जैसे मैंने आपको बताया, फेयरनेस, ऑनेस्टी, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। और आप यकीन मानिएगा ऐसे लोग होते हैं, रेयर हैं लेकिन हैं। और जो ये लोग हैं अगर आपको मिल जाए लाइफ में, आप यकीन मानिएगा इनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है, पर ये स्ट्रांग बहुत होते हैं। तो अगर आप इनमें से एक हैं तो याद रख लीजिएगा, ब्लेस्ड भी बात है और बहुत स्ट्रांग भी है। The world is full of chicanery. देखिए मैंने आपसे क्या कहा, रेयर होते हैं वो, इसी वजह से रेयर होते हैं क्योंकि जो संसार है वो इतना क्या हो गया है, पूरी दुनिया चालाकी से भरी हुई है। We'll continue to see such chicanery in the future. और हम भविष्य में भी ऐसी चालाकियां देखते रहेंगे। कैसी चालाकियां? जो आपके आसपास हो रही हैं, लोग भटका देते हैं, और ये भटकाने वाले बाहर वाले भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। तो बी वेरी वाइज। इफ यू आर सिंपल और बहुत साधारण से हैं आप, तो आप वाइज बनिए, समझदार बनिए, ठीक है। और थोड़ा स्पिरिचुअल बनिए। आप स्पिरिचुअल बनेंगे, आप अपने आप से इन सब चीजों में इंक्लूड होने लग जाएंगे। ओके, दिस इज द लास्ट वर्ड, दैट इज काइमीरा। काइमीरा एक नाउन है जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी इसको ऐसे करिए, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है संज्ञा, या हाँ संज्ञा। हिंदी में बोलते हैं भ्रम या काल्पनिक धारणा कि अपने सिर्फ दिमाग की है, हम फैंसी वर्ल्ड में जी रहे हैं। जैसे मैं ये सोचती हूँ, जब भी मैं कभी शाहरुख खान को देखती हूँ, ये वाह कितना मतलब कितना प्यारा इंसान है, कितना चार्मिंग है। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो सिर्फ देखने में चार्मिंग है, क्योंकि वो बहुत जेंटल है। वो मुझे ही नहीं, अपने आसपास के लोगों के प्रति जो उसका जेस्चर है वो शो करता है कि वो कितना अंदर सच है। तो ये कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरी गलत धारणा भी हो सकती है, शायद वो इतना ना हो।
मजाक कर रही हूँ, प्लीज, शाहरुख खान की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। इल्यूजन, फुलिश फैंसी, ड्रीम, फैंटेसी, फैब्रिकेशन ऑफ द माइंड, ये सब किससे रिलेटेड है? हमारे काल्पनिक धारणा और भ्रम से रिलेटेड है। कुछ चीजें अगर मैं पर्सनली शेयर करती हूँ तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। इसका जो एंटोनिम इन द सेंस अपोजिट वर्ड, वो क्या है? फैक्ट, रियलिटी। जो लॉजिक पे बेस्ड होते हैं, जो ओशो हैं, वो उनका जो आप देखिएगा, उनकी जो भी वो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, वो फैक्ट बेसिस पे है, लॉजिकल बेसिस पे है। जो लोग जिन्होंने पढ़ा है, जो देखते हैं उनको, वो जानते होंगे, बहुत इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट होते हैं। रिलीजियस यूनिटी रिमेन्ड एज मच एज काइमेरा एज एवर। जो रिलीजियस यूनिटी है वो एक कैसी रह गई है? सिर्फ एक दिमागी रूप से हम, कि रिलीजियस रूप से हम सबके सब क्या है? एक भ्रम है, काल्पनिक भ्रम है कि हम सब एक हैं। क्योंकि सब लोग, अगर देखा जाए, मैं कल ही एक एग्जांपल देख रही थी, एक सर थे, वो बता रहे थे, हाँ एक सर ही थे, मैंने उनको देखा, वो बता रहे थे कि अब आने वाले समय में क्या आने वाले हैं? इलेक्शंस आने वाले हैं, तो लोग क्या करेंगे? लोग रिलीजन बेसिस पे पहले तो फूट पड़वाते हैं, फिर उसकी वजह से लोग एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी में आ जाते हैं। क्योंकि जो हमारे सोचने का तरीका है वो बहुत काल्पनिक है। हाँ ये बात सही है, अच्छा वो हिंदू, उस वजह से हाँ मैं उसको वोट नहीं दूंगा, अच्छा वो मुस्लिम है, इस वजह से नहीं मैं उसको वोट नहीं दूंगा। लोग रिलीजन बेसिस पे, हाउ कुड दे डू इट, आई डोंट नो। जिनके अंदर समझदारी होती है उनको परख होती है चीजों को समझने की। तो इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। रिलीजियस आप कोई भी बिलोंग करते हो, पर यूनिटी होना मतलब आपके अंदर उतना, अंदर आपके अंदर इतनी अच्छाई हो कि आप सभी के रिलीजन को बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, माना पूरा फॉलो नहीं करते दूसरे के रिलीजन को, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि कोई इंसान किसी भी तरह से अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है, उसके अंदर आपके अंदर इतनी अच्छी भावना होनी चाहिए कि आप उस चीज को बड़े ही, क्या कहा जाए, अच्छे ढंग से एक्सेप्ट कर सके। सुसेन्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मूवी स्टार वाज जस्ट ए काइमेरा। और जो सुसेन, कोई भी बच्ची है, उसका ड्रीम था मूवी स्टार बनने का, वो सब क्या है, रह गया है। क्या था? एक, वो सिर्फ एक सपना था। 161, इट इज कॉलरिक। व्हाट इज इट? कॉलरिक, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम मींस नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। चिड़चिड़ा या तुनक मिजाज का। इट मीन्स हॉट टेम्पर्ड, क्विक टू एंगर, क्रैंकी, इरिटेबल, जिसको अचानक से गुस्सा आ जाता, पता ही नहीं होता, एकदम तुनकी मिजाज के कुछ लोग होते हैं ना, उनको यही अपने बारे में नहीं पता होता, अनप्रेडिक्टेबल से होते हैं। अच्छा, इसके एंटोनिम क्या होते हैं? गुड नेचर, जिसका बहुत अच्छा व्यवहार होता है, सभ्य व्यवहार होता है, जिसको बैलेंस बिहेवियर करना आता है, उसको बोलेंगे एफेबल। एफेबल वो लोग होते हैं जो मैत्रीपूर्ण होते हैं, जो बहुत मिलनसार होते हैं, उनको बोलेंगे एफेबल। ही वॉज इम्पेशेंट एंड कॉलरिक। अब देखिए यहाँ पे कॉलरिक का यूज ऐसा एडजेक्टिव हुआ है। एडजेक्टिव के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी हम वर्ड का यूज कर रहे हैं वो आपके सेंटेंस से भी उसी तरह से हो। तो वो जो था, मतलब कोई भी नाम, कोई भी आदमी के बारे में या लड़के के बारे में बात हो रही है, वो कैसा है? वो इम्पेशेंट था और कॉलरिक था, मतलब उसके अंदर धैर्य की कमी थी और वो बहुत ही तुनक मिजाज का था। कॉलरिक पीपल डोंट क्राई इजली। जो कॉलरिक पीपल होते, तुनक मिजाजी लोग जल्दी रोते नहीं हैं, और शो सो मच इमोशन एट ऑल, और वो अपने ज्यादा इमोशंस, अपनी भावनाएं भी ज्यादा दूसरों को शो नहीं करते हैं। इतने अनप्रेडिक्टेबल से होंगे तो कैसे शो कर पाएंगे? खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे अपनी भावनाओं में। ओके, क्रॉनिक। क्रॉनिक कोई भी डिफिकल्ट वर्ड है उसको सिलेबस आप उसी वर्ड के पार्ट्स करके उसको आसानी से सीख सकते हैं। क्रॉनिक ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? जीर्ण या पुरानी, मतलब कोई चीज बहुत समय तक है, लॉन्ग टाइम, परसिस्टेंट है। ये स्पेशली हम क्रॉनिक डिसीज में भी बोल सकते हैं, कोई बीमारी बहुत समय तक कोई शरीर झेल रहा है। कॉन्स्टेंट, लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, परसिस्टेंट, लॉन्ग स्टैंडिंग, ये इसके सब सिनोनिम्स हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं? सिमिलर वर्ड्स। ओके, एंटोनिम क्या होंगे? एंटोनिम का मतलब अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? ओकेजनल, ओकेजनल जो अचानक से हो जाए, आकस्मिक बोल सकते हैं, या संयोग से हो जाए। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट क्या होते हैं? जो रुक रुक करके होते हैं, मतलब इसमें तो आपको कांस्टेंट मिलेगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, तो इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। देयर इज अ क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ टीचर, और क्या है? टीचर्स की क्या है? काफी पुरानी समस्या है, कमी का होना, टीचर्स की कमी की पुरानी समस्या है। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस इज अ क्रॉनिक डिसीज, और जो अर्थराइटिस है वो बहुत ही जीर्ण या पुरानी बीमारी है। जैसे मैंने आपको बताया क्रॉनिक का यूज बीमारी के लिए किस तरह से होता है। 163, क्रॉनिकल, क्रॉनिकल, इस तरह से आप पाठ कीजिएगा इसके।
क्रॉनिकल क्या है? ये एक नाउन है। नाउन का मतलब संज्ञा है, जिसका मतलब होता है वृतांत या इतिहास, कोई भी पुरानी कहानी के रूप में, या किसी के पास एविडेंस हो, रिटन एविडेंस हो, हिस्ट्री, रिटन अकाउंट, एनल्स और रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, पुरानी लिखी हुई हिस्ट्री, जो हमारी जो सब्जेक्ट है वो क्रॉनिकल्स ही है। इंग्लिश लिटरेचर की भी अपनी हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें सारे एजेस के बारे में बताया गया है। ऐसे एसएसटी हिस्ट्री का एक पोर्शन है, तो उसमें भी जो रिटन आर्कोलॉजिस्ट से लिखे हुए रिटन वर्क हैं उनके बारे में बताया गया है, और फिर उससे पता चला है हमारी पास्ट कैसा था। सो इट विल बी कंसिडर्ड क्रॉनिकल्स। ओके, तो ये है एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है? कंसील और इरेज। कंसील इरेज का मतलब, कंसील मतलब छिपाना, और इरेज का मतलब जैसे इरेजर होता है ना, इरेजर मतलब उसी चीज को मिटाने के लिए यूज करेंगे। यस, द बुक इज अ सोशल एंड कल्चरल क्रॉनिकल। और जो बुक है वो कैसी है? सामाजिक और कल्चरल। कल्चरल को बोलेंगे हम, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। ओके, जो बुक है वो हमारी सामाजिक और संस्कृति से रिलेटेड है। आई हर्ड द सैड क्रॉनिकल ऑफ हिज एक्सीडेंट्स। और मैंने क्या सुना? उसका बहुत दुख भरा, जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उसका पूरा वृतांत सुना। वृतांत का मतलब उसकी पूरी जो बात थी या कहानी थी उसको अच्छे से सुना। 164 सर्क्यूटिस। सर्क्यूटिस क्या होते हैं? इसको बोलेंगे एडजेक्टिव। ये होता है, इसका मतलब घुमावदार या चक्करदार। ओके, राउंड, राउंड अबाउट, इनडायरेक्ट, विंडिंग, नॉट फॉलोइंग अ डायरेक्ट पाथ। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं, सोचिए अगर आप बात कर रहे हैं और बात करते करते में आप सीधे बात नहीं कर रहे हैं, टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके एंटोनिम क्या है? डायरेक्ट, स्ट्रेट, टू द पॉइंट। एज आई हैव टोल्ड यू, टू द पॉइंट मतलब डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आप, लंबी एकदम एक स्टार्टिंग में आप कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देकर के डायरेक्ट आप बात कीजिए, वो वाला हिसाब। द जर्नी वॉज सर्क्यूटस एंड स्लो। और जो सफर था वो बहुत कैसा? घुमावदार था, और कैसा था? बहुत धीरे था। हिज एक्सप्लेनेशन वॉज सर्क्यूटस एंड पजलिंग। वही बता रही हूँ, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं या कोई जैसे व्याख्या करें तो इतनी पजल कर दो सामने वाले को समझ ही ना आए, घुमावदार और पजलिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है? सर्क्यूटस एडजेक्टिव था, यहाँ पे है सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन ये है नाउन। सर्कमलोकेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है वाक्चक्र या कपटपूर्ण बातें, जो जिनकी बातों में बहुत क्या बोला जाए, चालाकी है। एंड इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, सीधे नहीं बात आपसे कर रहे हैं, अपने मन की बात बहुत कपटी मन से कर रहे हैं। यूज ऑफ वर्डिंग, ये वो लोग होते हैं जिनको वर्ड से बहुत अच्छे से खेलना आता है, चालाक बोलेंगे। डायरेक्ट, इवेसिव लैंग्वेज, सामने वाले को कन्विंस करने के लिए उल्टी सीधी बातें करना। कंसाइसनेस, कंसाइसनेस मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ बात करने वाले, एकदम टू द पॉइंट बात करने वाले कहेंगे। पॉलिटिशियंस आर एक्सपर्ट इन सर्कमलोकेशन। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो ये नेता, राजनेता वगैरह होते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं, भोली जनता को अपनी फिजूल की बातों से बहका लेते हैं। क्यों, कैसे बहका लेते हैं? क्योंकि बात करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। शेक्सपियर, जिन्होंने शेक्सपियर पढ़ा है, जिनको लिटरेचर में पता है शेक्सपियर का अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो जैसे मैंने शेक्सपियर के प्लेज और जो भी उनके हैं वो बहुत अच्छे से पढ़े, तो मुझे पता है शेक्सपियर क्या है। शेक्सपियर्स नरेशन हैज एन एक्सेस ऑफ आर्टिफाइस एंड सर्कमलोकेशन। जो शेक्सपियर की जो नरेशन था, जो कहानियां हैं, उसमें चालाकी और बहुत ज्यादा चालाकी, इतनी ब्यूटीफुली उन्होंने उस चीज को एक्सप्रेस किया है अपने वर्ड्स में कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है एकदम मूवी चल रही है। तो वो बड़ी, उन्होंने उस चीज को बहुत एक्सेस में किया, बिल्कुल अपनी बात को, उसको कपटीपूर्ण तो नहीं कहेंगे, बात में बहुत चतुराई है वो उन्होंने अपने वर्ड्स में जो उन्होंने लिखा है। उनके वर्क पढ़ेंगे, या आप अगर उनकी वर्क जिन्होंने कुछ प्रेजेंट भी किए मूवीज के थ्रू और स्टेज पे भी परफॉर्म हुए, तब हमें पता लग सकता है वो कितने ब्रिलियंट थे, नो डाउट। 166 सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब क्या है? ये सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब है, प्रतिबंध लगाना या पाबंदी लगाना। टू डिफाइन, टू रिस्ट्रिक्ट, टू सेट द लिमिट्स, टू ड्रॉ लाइन अराउंड, मतलब रोक लगा देने को कहेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे हम? सर्कमस्क्राइब। इसका अपोजिट क्या होगा? इंकरेज करना। इंकरेज का मतलब किसी को बढ़ावा देना, इसके अपोजिट वर्ड है।
द पावर ऑफ द मोनार्की वॉज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ, और जो राजतंत्र की जो ताकत थी वो किसके द्वारा रोकी गई थी? नए कानून के द्वारा रोकी गई थी या पाबंदी लगाई गई थी। किसके ऊपर? मोनार्की पे, क्योंकि जो मोनार्की होता है वो होता है राजतंत्र, जहाँ पे राजा ही सिर्फ शासन करता है। तो कुछ न्यू लॉज आए इस वजह से, जो उनकी पावर है उनको कंट्रोल में किया जा सके। प्लीज सर्कमस्क्राइब द वर्ड्स विच आर रॉन्गली स्पेल्ड, प्लीज आप उन शब्दों पे क्या कीजिए? पाबंदी लगाइए जो कि रॉन्गली स्पेल हैं, जिनकी स्पेलिंग सही नहीं है। ओके, सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चौकस या सावधान, बहुत ध्यान रखने वाले। ओके, कॉशियस, वेरी, केयरफुल, विजिलेंट, जो बहुत ही ध्यान रखते हैं, बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हम अज्यूम नहीं कर सकते सामने वाला किस तरह का है, और हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, तो वो बहुत ऑब्जर्वेंट हो सकता है, विजिलेंट होता है, आपके एक्शंस पे, आपके व्यवहार पे बहुत ध्यान रख सकता है। ओके, अपोजिट वर्ड क्या होते हैं? अनगार्डेड और इनकॉन्शियस, बिल्कुल बेपरवाह, अनगार्डेड, इनको कोई मतलब नहीं है, लोग मतलब बहुत फ्री है। शी इज वेरी सर्कमस्पेक्ट व्हेन डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स, बहुत ध्यान, जो भी लड़की है वो क्या है? बहुत ध्यान रखती है, ध्यानपूर्वक, बहुत चौकस रहती है जब भी वो किसी स्ट्रेंजर से बात करती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी भी स्ट्रेंजर से बात करते हैं बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। द गवर्नर वॉज यूजली सर्कमस्पेक्ट व्हेन डीलिंग विद द मीडिया, जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल मतलब जो गवर्नर होते हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं जब वो किससे डील करते हैं, चौकस रहते हैं, सावधान रहते हैं जब वो मीडिया से डील करते हैं। गवर्नर नहीं, मतलब कोई भी जब मीडिया से जब स्पेशली डील करते हैं तो बहुत ध्यान रखना जरूरी भी है, क्योंकि हमारा एक भी स्टेटमेंट हमारी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत नेगेटिव भी हो सकता है, या अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हो सकता है। ओवरऑल क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक जब हम किसी थर्ड पर्सन से बात करते हैं, फैमिली मेंबर के अलावा, फ्रेंड्स के अलावा हम किसी से बात करते हैं तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ओके, 168 सर्कमवेंट, सर्कमवेंट क्या है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बिगाड़ना या नाकाम करना। ओके, अवॉइड, गेट राउंड, टू फ्रस्ट्रेट एज दो बाय सराउंडिंग, मतलब किसी भी चीज को कंप्लीटली खत्म कर देना, कोई चीज आपसे संभल नहीं रही है तो उसको आप बिगाड़ दे रहे हैं, उसको बोलेंगे। अच्छा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? गुस्से में, फ्रस्ट्रेट मतलब गुस्से में, ये हो सकता है, सराउंडिंग की वजह से आप गुस्सा अचानक से हो रहा है। ऑब्जर्व एंड ओबे, ऑब्जर्व का मतलब बहुत ध्यानपूर्वक, ओबे का मतलब किसी की बात को बहुत ज्यादा मानने वाला, आज्ञाकारी बोलेंगे। द किंग ट्राई टू सर्कमवेंट हिज एनिमीज, जो राजा था उसने क्या किया? उसने अपने जो दुश्मन थे उनको नाकाम करने की कंप्लीटली कोशिश की, अपने जो उसके विपक्ष के जो उसके दुश्मन थे उनको नाकाम करने की क्या की? कोशिश की। देखिए यहाँ पे सर्कमवेंट का यूज किस तरह से हुआ है? एज अ वर्ब हुआ है, जैसे यहाँ पे टू सर्कमवेंट वर्ब वाला पूरा वर्ब्स की मैंने पार्ट्स बनाए हुए हैं, जिसमें आपको पार्टिसिपल जेरेंट्स मिल जाएगा। अगर आपको वर्ब पढ़ना हो तो आप वर्ब भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। ओके, द क्रुक ट्राई टू सर्कमवेंट द लिटिल गर्ल, जो क्रुक का मतलब होता है जो बदमाश, जो गलत लोग होते हैं ना उनको बोलेंगे। उन्होंने क्या किया? उसने क्या कोशिश की? टू सर्कमवेंट अ लिटिल गर्ल, उस छोटी सी बच्ची को बिगाड़ने की गलत कोशिश की। ओके, 169 सिविल, सिविल का मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नागरिक या सभ्य। सिविल जो बहुत ही मॉडर्न होते हैं, ध्यान रखते हैं बाहर किस तरह से बात करनी है, जेंटल होते हैं, पोलाइट होते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं, कर्टियस होते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत ध्यान होता है, ऐसा नहीं है किसी के साथ मिसबिहेव कर जाए। अच्छा, इसका एंटोनिम कैसे होता है? रूड और डिसकर्टियस, ये इस तरह के लोग होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते। ही सैड अ सिविल गुड मॉर्निंग, और उसने क्या? बहुत ही अच्छे से, सभ्य तरीके से गुड मॉर्निंग का। द क्रिमिनल्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर सिविल राइट्स, और जो क्रिमिनल, जो अपराधी थे, उनको उनके जो सही तरह के सिविल राइट्स जो मिलते हैं, ऐसा नहीं है जो अपराधी होते हैं उनके भी अपने राइट्स होते हैं, तो उनको अधिकारों से वंचित किया गया था। एंड टुडेज लास्ट वर्ड इज क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन
ऐसे कर लीजिएगा, ये थोड़ी लॉन्ग स्पेलिंग है इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। क्लैंडस्टाइन का ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गुप्त या अवैध। कोई भी काम सीक्रेटिव हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, जो सही नहीं है, उसको बोलेंगे क्लैंडस्टाइन। सीक्रेट, स्नीकी, कंसील्ड, अप टू नो गुड, जो सही नहीं है, जैसे मैंने कहा जो अच्छा नहीं, उसको बोलेंगे। ओके, एंटोनिम क्या होंगे? इसके एंटोनिम होंगे ओपन, जो बिल्कुल हर चीज अबव बोर्ड, उसको बोलेंगे। मतलब जो ओपन है, बिल्कुल क्लियर है। द ग्रुप हैड वीकली क्लैंडस्टाइन मीटिंग इन अ चर्च, और जो समूह था या ग्रुप था वो चर्च में इस तरह की एक सीक्रेटिव, एक गुप्त सभा क्या की, आयोजित की थी। हेल्ड, होल्ड का पास्ट फॉर्म है, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हुआ है। शी डिजर्व बेटर देन दीज क्लैंडस्टाइन मीटिंग, और वह जो भी लड़की है वो क्या है, इन गुप्त या सीक्रेटिव मीटिंग्स से ज्यादा बेहतर की हकदार थी। ठीक है। क्लेमेंसी, व्हाट इज इट? इट इज क्लेमेंसी, जो कि ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं, जो कि स्पेसिफिक वीडियोस है, मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। इसका अर्थ क्या होता है? इसको बोलते हैं दया, मतलब किसी के प्रति आप बहुत ही एम्पैथेटिक हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, दूसरे के लिए आपके अंदर अच्छा जेस्चर है, दैट इज कॉल्ड क्लेमेंसी। इट इज मर्सी, फॉरगिवनेस, जो कि बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट होता है। जब समय आता है तो आपके अंदर माफी की क्षमता होनी चाहिए कि हम दूसरों को माफ कर सकें। माइल्डनेस, लीनियंसी, बट सेट बाउंड्रीज, आई मस्ट से, माफ करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट सेट बाउंड्रीज। इफ समवन इज नॉट ट्रीटिंग यू वेल, तो आप माफ कर दीजिए, बट डजंट मीन कि आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने दीजिए उसको नेक्स्ट टाइम। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तो ये इसके सिमिलर वर्ड्स है। लीनियंसी का मतलब होता है जो जन बहुत लीनियंट हो, किसी भी चीज के लिए बेपरवाह होता है। ओके, इसका एंटोनिम क्या है? एंटोनिम को हम हिंदी में बोलते हैं अपोजिट, विलोम शब्द क्या है? रूथलेसनेस, स्ट्रिक्टनेस। रूथलेसनेस मतलब होता है जो बहुत ही बेरहमी होती है, मतलब किसी की परवाह ही नहीं करना, कोई जन कुछ कह रहा है, उसका अपना ओपिनियन है, उसकी कोई परवाह नहीं करना। स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्टनेस भी इन सेम वर्ड ही कहा जाएगा। ओके, सो हाउ वुड वी अप्लाई इन द सेंटेंस? ही अपील टू द जज फॉर क्लेमेंसी, और उसने क्या की, उसने जो जज था उससे क्षमादान की। क्षमादान का मतलब होता है मतलब क्लेमेंसी, मतलब उसने माफी के लिए अपील किया कि आप मुझे, जज से कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, इस तरह से उसने उसके लिए अपील की। ओके, शी वॉज ग्रांटेड क्लेमेंसी आफ्टर किलिंग हर वायलेंट हस्बैंड, और उसको क्या दिया गया, उसको क्षमादान दिया गया, उसको माफी दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि जो उसका हस्बैंड था, उसने अपने हस्बैंड को मारा, और उसके लिए उसको माफी भी दी गई, क्योंकि उसका हस्बैंड तो बहुत वायलेंट था, जो कि मेरे हिसाब से किसी को जान से मारना भी गलत बात है, और किसी का वायलेंट होना एक्सट्रीमली बैड है। चाहे वर्बली हो, मेंटली आप किसी को हरास कर रहे हो, इमोशनली या फिजिकली कर रहे हो, तो बोथ साइड आर रॉन्ग, बट स्टिल। 72, क्लीशे। इट्स नॉट क्लीचे, इट इज क्लीशे। ओके, ये क्या है? सही देखिए, हम सही बोलेंगे और डिफिकल्ट स्पेलिंग्स को याद करते हुए चलेंगे, तो आप ये याद रखेंगे। इस तरह के वोकैब सेशन से आपकी एक तो डिफिकल्ट स्पेलिंग्स या तैयार होंगी, आपको एंटोनिम्स भी समझ में आएंगे, एंड आपके काफी पोर्शंस ये तरह के जो वोकैब सेशंस है इनके थ्रू कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप एग्जाम पर्पज से देख रहे हैं तो उसमें स्पेलिंग्स आती हैं, उसमें आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, उसमें आपके सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझ में आनी चाहिए, वो भी हमें कई बार मिल जाती है। तो ये जो वोकैब सेशंस मैं यहाँ पे ले रही हूँ, उसके थ्रू आपको ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे अगर आप सही तरह से पढ़ रहे हैं, और अगर आपको आइडिया है कि एग्जाम पैटर्न किस तरह से सेट होता है। सो लेट्स डू इट। क्लीशे, इट इज अ नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन का मतलब संज्ञा होता है ये, जिसका मतलब क्या होता है? क्लीशे वो वर्ड होता है जैसे एक वाक्य में जो एक, मतलब एक चीज को हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं ना, एक ही बात को, अगर हम सपोज हम आपको 5 मिनट्स मिले हैं, उस 5 मिनट्स में आप एक बात को 3-4 बार रिपीट कर देते हैं, तो वो चीज क्या हो जाती है? क्लीशे हो जाती है। एंड ओवर यूज सेइंग और आइडिया, अ ट्राइड स्टीरियोटाइप एक्सप्रेशन। स्टीरियोटाइप एक्सप्रेशन क्या होता है? जो रूढ़िवादिता, पुराना ख्यालातों के जो तौर तरीके के इंसान होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये इसके क्या है? सिनोनिम्स है। अच्छा, इसके एंटोनिम क्या होंगे? एंटोनिम का मतलब क्या होता है? जो इसके अपोजिट वर्ड होते हैं, फ्रेश, न्यू, ओरिजिनल, ये इसके क्या है? एकदम अपोजिट वर्ड्स है। हिज आर्टिकल इज स्टर्व विद क्लीशे, और उसका जो लेख था वो बहुत ही क्लीशे था, मतलब ज्यादा, इतना ज्यादा क्या कहा जाए, इम्पैक्टफुल नहीं था, ज्यादा अच्छा नहीं लगा, लोगों को पसंद नहीं आया। क्लीशे इज अ फीचर ऑफ बैड जर्नलिज्म, और जो क्लीशे बातें होती हैं या घिसी पिटी बातें होती है, खराब जर्नलिज्म की निशानी होती है या एक फीचर होता है। ओके, 173, इट इज कॉल्ड क्लिक।
क्या बोलेंगे इसको हम? क्लिक। ये वाला क्लिक नहीं, देखिए स्पेलिंग कैसी होती है, एक ये वाला क्लिक होता है, लेकिन प्रोनाउंस हम सेम करेंगे। तो ये क्या होता है, ये एक नाउन होता है जिसको हम हिंदी में गिरोह बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में गिरोह बोलते हैं, जिसका और सिनोनिम्स क्या होते हैं? सेट, बैंड, पैक, क्रू, ये सब इसके ही क्या है? सिनोनिम्स हैं, इसके ही क्या है? सिमिलर मीनिंग्स हैं। अगर हम क्रू की बात करेंगे तो कोई भी दल होता है, कर्मी दल होता है ना, उसको बोलेंगे। एन एक्सक्लूसिव ग्रुप बॉन्ड टुगेदर बाय सम शेयर्ड क्वालिटी और इंटरेस्ट, मतलब एक जैसे, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे क्या बोलूं, आप कोई भी तरह की जिनमें सिमिलर क्वालिटीज के लिए आप ग्रुप को देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रुप, स्टूडेंट्स में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, उनका एक ग्रुप होता है। एंटोनिम, एंटोनिम क्या होता है? आउटकास्ट और आउटसाइडर। इसका बिल्कुल कंप्लीट अपोजिट क्या है? मीनिंग है, अपोजिट वर्ड है। आर गोल्फ क्लब इज रन बाय अ वेरी अनफ्रेंडली क्लिक, और जो हमारा जो गोल्फ क्लब है उसमें जो ग्रुप है, मतलब जो ग्रुप वहां पे जो लोग हैं वो उनमें आपस में बहुत फ्रेंडली नहीं है, वो लोग ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, अनफ्रेंडली टाइप का है। इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल क्लिक ऑफ इंटेलेक्चुअल, और जो क्लब है वो किसके द्वारा ज्यादा, जिनकी ज्यादा डोमिनेशन है, डोमिनेशन मतलब जिसका ज्यादा प्रभाव है, तो वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों का प्रभाव है उस क्लब पे। नेक्स्ट वर्ड इज कोलैस। इट इज अ वर्ब, जो कि एक क्रिया है जिसका मतलब होता है संगठित होना। टू कम टुगेदर एज वन, टू यूनिटी, और ज्वाइन टुगेदर, कंबाइन और मर्ज हम लोग स्पेशली जब कंप्यूटर का वर्क करते हैं तो कहते हैं मर्ज कर दिया अपने स्लाइड्स, तो उसे ही कहते हैं। ये होता है कोलैस के ही एग्जाम्पल है। देखिए ये जो एग्जाम्पल्स हम यूज टू होते हैं, इनको हम बोलते रहते हैं, पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नहीं बोलते हैं, और जब हम एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं पेपर, तो यही जो वर्ड्स होते हैं उनको अलग अलग डिफिकल्ट वर्ड्स के रूप में हम देखने को मिलते हैं हमें पेपर में। अगर हम अनसीन पैसेज अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो यही वर्ड्स हमें मिलते हैं। तो ये इसी वजह से ये जो डिक्शनरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग इससे फेमिलियर हैं वो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो नहीं फेमिलियर हैं वो एक टाइम के बाद फील करने लग जाएंगे, जो लिटरली सीखना चाहते हैं कि हाँ हमें एग्जाम के लिए तैयार करना है, तो वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है? इसका एंटोनिम होता है सेपरेट करना। सेपरेट मतलब अलग कर देना। गैस बबल्स कोलेस टू ग्रो एज दे राइज, जो गैस के बबल्स हैं वो आपस में जुड़कर भरने लगते हैं, तो यहाँ पे आपस में जुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? कोलेस। ऑपरेशन टू स्प्लिट एंड टू कोलेस चंक्स टेक टाइम, और जो टुकड़े होते हैं, चंक्स का मतलब टुकड़े, इट टेक्स टाइम टू स्प्लिट, मतलब उनको अलग करने में और फिर उनको एकजुट करने की जो प्रक्रिया होती है, एकजुट करने का मतलब कोलेस, वो जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या लगता है? थोड़ा समय लगता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉरस। कॉरस, ये कोरस नहीं है, इट इज कॉरस। ये एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? मजबूर होना। लीन ऑन, किसी पे अगर हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, प्रेस करना, पुश करना, फोर्स करना, टू फोर्स समवन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, किसी को आप बहुत दबाव दे रहे हैं कि आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, ठीक है, या कीजिए, दोनों तरह से। ओके, इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा परसुएट। परसुएट क्या होता है? परसुएट का मतलब होता है किसी चीज को राजी करना। ओके, ये इसका अपोजिट वर्ड है। सो लेट्स डू एग्जांपल। आई विल नेवर कोर्स यू, मैंने तुम्हें क्या नहीं किया, मैंने कभी तुम पे बहुत दबाव नहीं दिया, मैंने तुम्हें कभी भी क्या नहीं किया? मजबूर नहीं, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा, नहीं किया, नहीं करूंगा, क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस है। यू कान कोर्स हर इनटू ओबीडियंस, और तुम उसको क्या नहीं कर सकते? किसी भी तरह की ओबीडियंस नहीं, मतलब किसी भी तरह की आज्ञाकारिता के लिए तुम उसको दबाव या मजबूर नहीं कर सकते। अगर कोई आपकी बात या आपकी आज्ञा को नहीं मानता है तो आप उसको जबरदस्ती किसी भी चीज में फोर्स कीजिए भी मत। मैं आपको सच बता रही हूँ, कभी भी ओबीडियंस के लिए, किसी भी अच्छी चीज के लिए किसी को फोर्स जब तक मत कीजिए, क्योंकि आप उससे कह जरूर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। 176 कॉजेंट। इट इज कॉजेंट। इसको क्या, ये एक क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ठोस हो, निश्चित हो, किसी भी चीज के लिए आपने कंप्लीटली डिसाइडेड हो कि इसमें चेंजेस नहीं होंगे, निश्चितात्मक। पावरफुली, कन्विंसिंग, स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल, अगेन पावरफुल मैंने गलती से लिख दिया शायद, पोटेंट बट सिमिलर मीनिंग है। सो इट इज द ऑल एग्जांपल्स आर ऑल द सिनोनिम्स ऑफ कोजेंट। ये सारे जो सिनोनिम्स हैं, जो भी पर्यायवाची हैं, ये सब कोजेंट के ही पर्यायवाची हैं। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होगा? वेग और अनकन्विंसिंग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस होते हैं ना, जो क्लियरिटी में नहीं होते हैं, उस तरह का। और अनकन्विंसिंग मतलब आप सामने वालों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। द लॉयर्स कोजेंट आर्गुमेंट्स कन्विंस द जूरी, जो लॉयर के जो बहुत ही ठोस आर्गुमेंट जो किए उसने कोर्ट में जूरी के सामने,
वो उसने क्या कर दिया, जूरी को कन्विंस कर दिया, मतलब उसके पक्ष में कर दिया। नैन्सीज स्पीच वॉज कोजेंट, और जो नैन्सी की स्पीच क्या थी, जो भी उसने बोला था वो बहुत ही ऐसा था, ठोस था, निश्चित। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव कॉग्निटिव वर्ड का यूज हम जब साइकोलॉजी में स्पेशली आप सीडीपी करेंगे तो आपको बहुत मिलने को मिलेगा। साइकोलॉजी में 3 डोमेन्स होते हैं, उसमें कॉग्निटिव का यूज होता है। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध ज्ञान संबंधी होता है या संज्ञानात्मक होता है, मतलब हमारे दिमाग इंटेलेक्चुअल लेवल से रिलेटेड होता है। यहाँ पे मैंने बहुत लंबी ये पूरी डेफिनेशन तरह से लिख दिया है, लेकिन बहुत इजी शब्दों में बताऊंगी। इसका संबंध आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से होता है या समझने की प्रक्रिया से होता है। बीइंग और इन्वॉल्विंग कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, आपका वही बता रही हूँ, दिमाग की जो एक्टिविटीज होती हैं उनका कॉन्शियस लेवल पे होना, इन्वॉल्व होना। मेंटली डीलिंग विद हाउ वी नो द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू आवर सेंसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेशली ऐसे कुछ लोग तो इतने इंटेलेक्चुअल क्या कहा जाए, इंट्यूटिव होते हैं, क्योंकि इनका जो ध्यान, जिनका कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्पिरिचुअल माइंड की अवेकनिंग बहुत अच्छे से होती है, तो उनके ये काफी हाई होते हैं, मतलब उनका कॉग्निटिव स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। वैसे हम लोग नॉर्मली, हाँ, हम लोगों की सोचने की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है, बट कुछ लोग अलग से वो करते हैं, मनन करते हैं, स्पिरिचुअली ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। कुछ लोग क्या कहा जाए, मेडिटेशन करते हैं। आप अगर पढ़ भी रहे हैं तो जो टीचर्स होते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, वो बताते हैं कि आप अपने पूरे दिन भर में 24 घंटे में से 10-20 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन, इवन आप 10 मिनट 5 मिनट भी मेडिटेशन कर लेते हैं, तो दैट इज मैं जो दिमाग की जो ताकतें हैं उनको आप क्या कर रहे हो, उनको विकास कर रहे हो, वो इसी वजह से। और वो विकास क्या होता है, वो किस में आ जाएगा, वो हमारे कॉग्निटिव स्किल्स में आ जाएगा, ज्ञानात्मक। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा नॉन मेंटल और फिजिकल। टीचर्स आर ट्रेन टू स्टिमुलेट द चाइल्ड्स कॉग्निटिव प्रोसेस, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये साइकोलॉजिकल उसमें सीडीपी में आ जाता है। तो टीचर को ट्रेन किया जाता है कि बच्चे की जो कॉग्निटिव स्किल उसके हिसाब से क्या करेगी, क्या करती है, पढ़ाए या उनको समझे, ये भी बहुत जरूरी है। अ कॉग्निटिव एडवांस इन वन एरिया अफेक्ट्स अदर एरियाज, जो कॉग्निटिव एडवांस, जो संज्ञानात्मक एरिया होता है हमारा दिमाग का या सोचने की प्रक्रिया होती है, वो हमारे और भी बॉडी और भी डिसीजंस में क्या करता है, अफेक्ट करता है। ओके, 178, इट इज कॉल्ड कॉग्निजेंट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जानकर या परिचित, जिसको हम जानते हो। अवेयर, कॉन्शियस, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। अलाइव, अलर्ट टू, सेंसिटिव टू। देखिए मैंने कभी कभी कुछ लोगों से ऐसे देखा है कि अरे सेंसिटिव होना नेगेटिव ट्रेट है, नहीं, सेंसिटिव होना अपने आप में बहुत पॉजिटिव ट्रेट है। बहुत कम लोग होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, समझते भी हर चीज को। सो इट विल बी कंसिडर इनटू इट। फेमिलियर विद, जो किसी भी तरह से पहले से चीजों को समझता हो या फेमिलियर हो किसी चीज से। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा इग्नोरेंट, जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी होता है, उसको बोलेंगे। ही वॉज कॉग्निजेंट ऑफ द ट्रूथ, और वो क्या था, वो पहले से परिचित था, जानता था, सच्चाई के बारे में जानता था। वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द प्रॉब्लम, और हम क्या है, हम समस्या से क्या है, परिचित है, या हम किसी समस्या को ऑलरेडी जानते हैं। ये है सेकंड लास्ट, कोहेरेंट। इट्स कॉल्ड कोहेरेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सुसंगत या स्पष्ट। होल्डिंग टुगेदर, मेकिंग सेंसेस, वेल ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक, ऑर्डरली, मेथोडिकल, क्लियर, मतलब किसी भी चीज के लिए बड़े ही सिस्टमैटिक होना, स्पष्ट होना, या किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को ढाल लेते हैं, उसको बोलेंगे। ओके, ये अपने आप में देखिए है विशेषण ही है, ये एक विशेषता को बताता है। इसको एंटोनिम क्या होगा, इनकोहेरेंट और मडल्ड। इनकोहेरेंट का मतलब जो स्पष्ट नहीं है, ओके, सिमिलर मीनिंग मडल्ड भी यही होगा, जो क्लियरिटी नहीं है जहां पे आपको। द प्रेसिडेंट्स पॉलिसी इज परफेक्टली कोहेरेंट, और जो राष्ट्रपति है उनकी जो नीतियां हैं वो बहुत ही सुसंगत हैं, बहुत ही स्पष्ट हैं, जो भी उन्होंने अपनी पॉलिसीज, जो भी उनकी पॉलिसीज हैं वो बहुत ही सही हैं। यू आर नॉट बीइंग कोहेरेंट, और तुम क्या नहीं है, आप बहुत ज्यादा क्या नहीं है, सुसंगत नहीं, आप बहुत जल्दी किसी की संगति में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर तरह के इन्वायरमेंट में खुद को कंफर्टेबल या सबके साथ ढल नहीं पाते हैं, लोग उनको जज करते हैं, बट नहीं, जज नहीं करना चाहिए। हर जन की अपनी डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, एक्सेप्ट करना चाहिए जो इंसान जैसा है। ओके, सो टुडेज लास्ट वर्ड इज कॉलोक्वल।
कॉलुकुल क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या था? कॉलुकुल हमें पता ही नहीं होता है कि ये वर्ड हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते। कॉलुकुल साधारण बोलचाल की जो भाषा होती है, किस तरह से हर जन की अपनी अपनी, जैसे यूपी में लोग किस तरह से बोलते हैं और एमपी में लोग किस तरह से, तो वहां के जिस तरह की बात करने की तरीका होता है उसको हम बोलेंगे कॉलुकुल। और जिस तरह के जो मुहावरे होते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कंजर्वेशनल, एवरीडे, कैजुअल, नॉन लिटरेरी, नेचुरल, इनफॉर्मल इन लैंग्वेज। अच्छा, जो बिल्कुल भी आप ये कहेंगे जो फॉर्मल नहीं है, जैसे आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको फॉर्मल रहना होगा, लेकिन आप जब घर में होते हैं आप इतने फॉर्मल नहीं होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लोज फ्रेंड्स होता है आप उनके साथ फॉर्मल नहीं होते हैं, लेकिन उसी लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे? कॉलुकुल बोलेंगे। लेकिन जब हम फॉर्मल हो जाते हैं उनको हम लिटरेरी बोलेंगे। और फॉर्मल जैसे लिटरेचर है वो लिटरेरी टर्म्स है, क्योंकि आप देखेंगे जो लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है। इवन लिटरेचर स्टूडेंट्स की बात नहीं है, लिटरेचर तो हर उस फील्ड में आएगी जहाँ पे कोई भी एजुकेशन आप देखें, कोई भी शिक्षा से संबंधित अगर आप टॉपिक लेंगे तो लिटरेचर हर चीज का ही है अपना एक साहित्य शैली है। सबकी अपनी अपनी, आप कहेंगे इंग्लिश की अपना एक साहित्य है, तो अगर हम बोलेंगे तो साइंस के भी अपने कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं, एसएसटी में भी कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं वो यूज होते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड फॉर्मल बेसिस। उसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है, कि ये एसएसटी का टॉपिक है या ये साइंस का टॉपिक है। इट्स अ यूजफुल लिटिल फ्रेज बुक फुल ऑफ कॉलुकुल है, और ये बहुत छोटी सी फ्रेज बुक है। फ्रेज बुक का मतलब बोलेंगे वाक्यांश जिसमें फ्रेजेस हैं, और ये पूरी किससे भरी हुई है? कॉलुकुल लैंग्वेज से, एक्सप्रेशन से भरी हुई है, साधारण बोलचाल की भाषा से भरी हुई है। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड द कॉलुकुल इडियम्स ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। और जो विदेशी भाषा के जो मुहावरे होते हैं उनको समझना काफी कई बार कठिन हो जाता है। इट इज, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कॉल्यूशन। व्हाट इज इट? कॉल्यूशन। देखिए, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स है, जो भी नए लोग हैं जिनके पास ये मेरा वीडियो पहुंच रहा है, तो मैं बताती हूँ किस तरह से डिफिकल्ट वर्ड्स को सही तरह से प्रोनाउंस कैसे करते हैं। उसके साथ साथ कोई भी डिफिकल्ट वर्ड है आप उसको सिलेबल्स के थ्रू बहुत आसानी से डिफिकल्ट वर्ड्स की स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसको आप सही तरह से ऐसे डिवाइड कर लीजिए, जैसे कॉल्यूशन, सो इट इज ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। व्हाट इज इट? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या काम करता है? ये एक नाउन का काम करता है। ओके, नाउन मतलब संज्ञा का काम करता है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना, मिली भगत है, साठ घाट है, आपसी साठ घाट से, मतलब जिसमें दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कंप्लीटली भागीदार होते हैं, उसको बोलेंगे। जैसे कॉन्स्पिरेसी, एग्जैक्टली हमें कॉन्स्पिरेसी के लिए अगर हम एग्जांपल दें तो जूलियस सीजर के अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, साठ घाटी तो थी, ब्रूटस जब उनके फेवर में आ गया था। सो आई एम गिविंग यू एग्जांपल फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, एज आई एक इंग्लिश लिटरेचर की मैं स्टूडेंट रही हूँ, इसलिए सीक्रेट कॉपरेशन, सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, कोलैबोरेशन। देखिए, यहाँ पे जो सीक्रेट का मतलब ही ये है कि ऐसी साठगांठ जिसमें सामने वाला क्या है? शामिल नहीं है, बस दो लोग या कुछ लोग हैं जो कुछ चीज छुप करके कर रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा कॉल्यूशन। डिसएग्रीमेंट, इसका जो एंटोनिम होगा डिसएग्रीमेंट, जिसमें सहमति नहीं होगी, डिसअप्रूवल, एज आई हैव टोल्ड यू, सेम मीनिंग। नाउ इसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे सेंटेंस में? देयर वाज अ कोलिजन बिटवीन द टू विटनेस। अब देखिए, दो गवाहों, विटनेस का मतलब तो क्या होता है? गवाह। जो दो गवाह थे उन दोनों के बीच में क्या थी? मिली भगत थी। मतलब किसी के अगेंस्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो दो गवाह उनमें आपस में मिली भगत है। ये होता है, और मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इतने नेगेटिव माइंडसेट के साथ कैसे जी लेते हैं। द पुलिस वर्क ऑपरेटिंग इन कॉल्यूजन विद द ड्रग डीलर्स। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ये लग रहा है स्टेटमेंट पर ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिला ही है। तो पहली बात तो ये देख लीजिए, नाउन की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक नाम की तरह यूज हो रहा है। दूसरी बात, पुलिस जो किसकी तरह क्या कर रही थी? पुलिस जो ड्रग डीलर्स थे उनके साथ आपस में एक सौदा में इन्वॉल्व थी, या हम उसको बहुत ही इस जैसे सेंटेंस है उसकी बेसिस से बताती हूँ। पुलिस नशे नशे के जो सौदागर थे उनके साथ मिलकर काम कर रही थी। ओके, तो इस तरह से हमने मिलकर काम करने को बोल देंगे कॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज कॉमन्सुरेट। इट इज कॉमन्सुरेट। आप इसको अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो आप 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनुरूप या संगी। मीन्स इक्वल, प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मतलब किसी चीज के अनुरूप, ये एकदम सिमिलर जैसे हो जाए। इक्वलेंट, कॉरस्पॉन्डिंग, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग है। अच्छा, इसका एंटोनिम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटोनिम? अपोजिट वर्ड, डिसप्रोपोर्शनेट। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब जो अनुरूप नहीं होता है उसको बोलेंगे। हर लोअर सैलरी इज नॉट कमेंसुरेट विद हर एबिलिटीज। और जो उसकी जो सैलरी थी वो उसकी योग्यता के अनुरूप नहीं है। जो उसकी
कोई भी जन है, कोई भी फीमेल है, उसकी है, बिकॉज़ हर लिखा है। हर प्रोनाउन है और फीमेल के लिए यूज़ होता है, तो जो उसकी सैलरी है, उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से काफ़ी कम है, मतलब उसके अनुरूप नहीं मिल रही है उसको सैलरी। सैलरी विल बी कमेंसुरेट विद एज एंड एक्सपीरियंस, आपकी उम्र के साथ और आपके तजुर्बे के साथ हमें क्या होगी, हमारी सैलरी उसके हिसाब से ही होगी या उसके अनुरूप होगी। कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब होता है जब किसी चीज़ को हम कंपेल कर रहे हैं, किसी को हम फोर्सफुल कर रहे हैं, मतलब किसी पे दबाव बना रहे हैं या किसी को लुभाने के लिए या किसी को सम्मोहन करने के लिए, किसी के मनोरंजन के लिए हम इस कंपेलिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है फोर्सफुल, एज़ आई हैव टोल्ड यू, फोर्सफुल मतलब दबाव पक्ष में। कॉजिंग टू यील्ड, देखिए कॉजिंग टू यील्ड का मतलब ये हो जाएगा उपज के लिए। कैप्टिवेटिंग का मतलब भी यही होता है। कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है? लुभाने को तौर पे होता है। ग्रिपिंग, इनग्रोसिंग, मनोरंजन। तो ये कंपेलिंग के ही सारे सिमिलर मीनिंग हैं। नाउ व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ दिस कंपेलिंग? कंपेलिंग का जो एंटोनिम क्या होता है, वो क्या होता है? बोरिंग। बोरिंग का मतलब जो उदासीन होते हैं उनको बोलेंगे, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं, हर चीज में इंजॉयमेंट नहीं करते हैं। आई हैव नो कंपेलिंग रीजंस टू रिफ्यूज, और मेरे पास क्या नहीं था, कोई ठोस कारण नहीं था मना करने के लिए, या कोई भी तरह से मुझे फोर्स नहीं किया जा रहा था, किसी चीज को मैंने मना किया उसके लिए मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है। हिज आईज वर स्ट्रेंजली कंपेलिंग, और उसकी आंखें जो हैं वो किस तरह की हैं? अजीब से हैं, मतलब सम्मोहक जैसी। मतलब कुछ कुछ लोगों की आंखें सच में बहुत खूबसूरत होती हैं, तो लोग कुछ कुछ लोगों की आंखों से क्या हो जाते हैं हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मजाक करिए, हंसी की। कंपेलिंग मतलब उसकी आंखों में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होंगी, अप्रिशिएट कर दो भाई, किसी की आंखें ज्यादा खूबसूरत है तो। कंपेंडियम, कंपेंडियम क्या होता है? देखिए कंपेंडियम ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है संग्रह या सारांश या संकलन करना, जहाँ पे हम किसी भी चीज को संग्रह करते हैं। हिंदी में तो संग्रह ही बोलेंगे एग्जैक्टली। समरी, अब्रेंजमेंट, अब्रेंजमेंट का मतलब भी संग्रह ही होता है। कलेक्शन करना, कॉम्पिलेशन, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? संकलन करना। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या है? फॉरबिड एंड डिसअलाउ। फॉरबिड माने होता है किसी चीज को मना करना, डिसअलाउड का भी मतलब सेम ही होता है ना? दिस इंसाइक्लोपीडिया इज ट्रूली अ कंपेंडियम ऑफ नॉलेज, और जो ये इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया को हम हिंदी में बोलते हैं मतलब विश्व कोश, कोश जिसमें सारी नॉलेज इन्वॉल्वमेंट आप देख सकते हैं। मतलब कोई किसी भी टॉपिक को आप डालेंगे तो इंसाइक्लोपीडिया के थ्रू आपको उससे मिल जाएगी। तो यहाँ पे किस तरह से एग्जाम्पल में किस तरह से दिया गया है, जो ये इंसाइक्लोपीडिया इज ट्रूली अ कंपेंडियम ऑफ नॉलेज, ये संग्रह है किसका? ज्ञान का संग्रह है। अगर आप सही तरह से इंसाइक्लोपीडिया को यूज करेंगे तो नो डाउट ज्ञान का ही संग्रह है, हर तरह की नॉलेज मिल रही है आपको। The book is a compendium of their poetry, religion and philosophy. और जो किसी कोई बुक है जिसमें किसका संग्रह है? पोइट्री का, रिलीजन का और फिलोसफी का क्या है? संग्रह है या सारांश है। सारांश का मतलब बोलेंगे समरी है, मतलब एक बुक के अंदर सारे टॉपिक से रिलेटेड क्या है, आप उस समरी को देख सकते हैं। कॉम्प्लिसेंट, व्हाट इज इट? इट इज कॉम्प्लिसेंट। ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण है, विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की। इसका मतलब होता है प्रसन्न या आत्मतुष्ट। आप आत्मसंतुष्ट जो होते हैं ना, अपने आप में सेटिस्फाइड लोग होते हैं, उनको बोलेंगे हम लोग। इनको क्या बोलते हैं? ये किसी भी सेल्फ सेटिस्फाइड इंसान की विशेषता बताता है। सेल्फ सेटिस्फाइड, एज आई हैव टोल्ड यू, ओवरली प्लीज्ड विद वन सेल्फ, जिसको खुद में, ये बहुत जरूरी होता है कि आपका खुद के लिए जो सेल्फ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बहुत इस चीज के लिए आई मस्ट से कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है ना तो आप पीपल प्लीजर बन के ही पूरी जिंदगी में रह जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। कंटेंट टू अ फॉल्ट, प्लीज विद वन सेल्फ, प्राउड ऑफ वन सेल्फ, अपने लिए इतना अच्छा करो कि जब खुद को आईने में देखो, सेल्फ ऑब्सेस्ड मत, मैं ये नहीं कह रही आप सेल्फ ऑब्सेशन वाला माइंडसेट मत रखो, तो सेल्फ सेटिस्फाइड होने वाला माइंडसेट जरूर होना चाहिए, जिसमें आप अच्छा काम करो और खुद को खुद अप्रिशिएट करने वाले इंसान बन सको कि यार मैंने ये बहुत अच्छा काम किया। सोते वक्त आपको ये फील हो दैट आई डिड समथिंग बेस्ट टुडे, वाला वो वाला माइंडसेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रसन्न या आत्मसंतुष्ट। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा? इसको अपोजिट हो जाएगा डिससेटिस्फाइड और हम्बल। टीचर्स आर फार फ्रॉम कॉम्प्लेसेंट अबाउट दिस प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे आर फार लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? जो टीचर्स होती हैं वो इस समस्या को लेकर क्या नहीं है, बहुत कॉम्प्लेसेंट नहीं है, बहुत ज्यादा क्या नहीं है, ये अफार का मतलब ही है ज्यादा उदासीन नहीं है। क्यों उदासीन नहीं है? क्योंकि वो अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड है, वो ज्यादा अपसेट नहीं हो रही है।
शी वॉज कॉम्प्लिसेंट अबाउट हर अचीवमेंट, और वो अपनी उपलब्धियों को लेके बहुत क्या थी, बहुत सेटिस्फाइड थी। मैंने सबसे पहले क्या आपको बोला, हमारा खुद के साथ जो जेस्चर होता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम खुद के साथ खुद को फेस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये एक वर्ब है। वर्ब का मतलब एक क्रिया है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या इजाफा करना। जो भी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल रही हूँ देखिएगा, वो हमारे सेंटेंस में भी उसी तरह से ही यूज हो। ओके, टू कंप्लीट और फिल अप, टू बी द परफेक्ट काउंटर पार्ट, एड टू, सप्लीमेंट, ऑगमेंट। अब ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब इजाफा करना, जोड़ना, एडअप करना में मतलब सेम हो जाता है। तो किसी चीज में कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट दिया, मतलब तुम सपोज आप बहुत सुंदर है और उसमें आपने बहुत अच्छे से कोई अच्छा सा ड्रेसअप किया, तो आप अपने, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, आपने इजाफा कर रहा है। बहुत सिंपली वे में बता रही हूँ, चलो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एंटोनिम देख लीजिए, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, इसके विपरीत या इसके कंप्लीटली विरोध में। ओके, द डार्क रेड वॉल्स कॉम्प्लीमेंट द रेड लेदर चेयर्स। जो गहरे लाल रंग की जो वॉल्स थी, वॉल्स का मतलब दीवारें थी, लाल चमड़े की कुर्सियों से मेल खाती हैं। मतलब उसे आप कॉम्प्लीमेंट का मतलब जोड़ दे रहे हैं, इजाफा कर दे रहे हैं। राइस मेक्स एन एक्सलेंट कॉम्प्लीमेंट टू अ करी डिश। अब देखिए कितने सिंपल और मतलब वैसे एग्जांपल्स दिए हैं जिससे हम खुद को रिलेट कर सकते हैं कि जो चावल होते हैं वो जो करी की जो डिश होती है उसके साथ क्या हो जाते हैं, एक तरह का कॉम्प्लीमेंट की तरह से बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री डिश बोल देंगे इसको। 187, ये है कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी का मत अर्थ क्या होता है, ये एक नाउन है। नाउन का मतलब एक संज्ञा है जिसका मतलब होता है सह अपराध। सह अपराध जिसमें कंप्लीटली आप भागीदार होते हैं। आपके सामने कुछ गलत काम हो रहा है, आप गलत काम में बोल नहीं रहे हो, ठीक है, पर आप चुपचाप सुन रहे हो और उसका विरोध भी नहीं कर रहे हो, तो आप उस गलत काम के लिए कंप्लीटली भागीदार हो, क्योंकि आप अपने सामने गलत काम होते हुए देख रहे हो। तो वो चीज में आ जाएगा कॉम्प्लिसिटी। इसका अर्थ क्या हो जाता है, कॉल्यूजन, इन्वॉल्वमेंट, कोलैबोरेशन, पार्टिसिपेशन इन रॉन्ग डूइंग। एज आई हैव टोल्ड यू, किसी भी गलत काम में आपकी भागीदारी आप कर रहे हो, खामोश है कि भी आप कर रहे हो, या सामने वाला अगर गलत कर रहा आप उसको सपोर्ट करके गलत चीज में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, आप पूरी तरह भागीदार हैं। आप ध्यान रख लीजिएगा, आप कितने भी अच्छे बनना चाहें। द एक्ट ऑफ बीइंग एंड कंप्लाइंस, एग्जैक्टली द सेम। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, अज्ञान, जिसको ज्यादा पता ना हो, जानकारी ना हो। जेनिफर डिनाइड कॉम्प्लिसिटी इन द मर्डर। जो जेनिफर थी उसने क्या किया, डिनाइड का मतलब हो जाता है मना करना, कि किसी भी तरह की मर्डर में, किसी की हत्या में वो जिम्मेदार या भागीदार नहीं है। शी सस्पेक्टेड ऑफ कॉम्प्लिसिटी इन द फ्रॉड। वो जेनिफर के लिए लिख दिया मैंने कि वो हत्या में तो शामिल नहीं है, पर वो धोखाधड़ी के काम में, धोखाधड़ी में शामिल होने का उसके ऊपर क्या है, संदेह है। सस्पेक्शन, सस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है, संदेह होना, किसी पे शक होना। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ही यूजुअल वर्ड है जो कि हम अनसीन कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज करते हैं जब कोई एग्जांपल। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, व्यापक या विस्तृत होना। अनसीन जिसको हमने पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो अनसीन पैसेजेस जो आते हैं वो इसी बेसिस पे आते हैं। इसका अर्थ ये क्या है, एक ये एडजेक्टिव है जिसको हम क्या बोलते हैं, कवरिंग और इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो सब चीजों को क्या करता है, इंक्लूड कर देता है। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है, इसका विलोम शब्द क्या होता है, विलोम लिमिटेड या नैरो, जो कि बहुत ही कम होता है। नैरो का मतलब सकरा होता है। एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैन बी क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, जिसमें 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, जिसमें एक को हमें क्या करना होता है, चुनना होता है, वो बोलेंगे कैन बी क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ही व्यापक या विस्तृत हो जाता है। आजकल तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट बहुत होने लगे हैं, आजकल सब्जेक्टिव का होता है। अगर हम देखें तो यूपीएससी में सब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें ज्यादा लिखना होता है। ही हैज रिटन अ फुली कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू रोम। और उसने पूरी जो रोम के लिए एक बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीटली एक मार्गदर्शिका, जिस गाइड का मतलब जिसे हम पढ़ करके बहुत अच्छे से समझ सकें रोम के बारे में, या किसी भी प्लेस के बारे में। जैसे अगर हम किसी भी टूरिस्ट, कहीं भी टूरिस्ट की तरह हम जाते हैं तो हमें उस जगह की नॉलेज नहीं होती, तो एक गाइड आता है ना, वो हमें समझाता है। तो मार्गदर्शिका के रूप में उसने लिखी कॉम्प्रिहेंसिवली। कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहाँ पे क्या है, किस तरह से यूज हो रहा है, एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है। कंप्राइज, कंप्राइज क्या है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है शामिल करना या विस्तृत करना। टू कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, टेक इन, इम्ब्रेस, ये सब किसी के किसके एग्जाम्पल है, जैसे कहते हैं ना, इम्ब्रेस कर लिया मैंने, शामिल कर लिया। अब
ये कंप्राइज के ही सारे सिमिलर मीनिंग हैं। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है? एक्सक्लूड और ओमिट। एक्सक्लूड का मतलब निकाल देना, ओमिट का मतलब होता है हटा देने से होता है। ओके, 20 चैप्टर्स कंप्राइज बुक 1। जो बुक 1 थी उसमें कितने शामिल थे? 20 चैप्टर्स हैं। 12 डिपार्टमेंट्स कंप्राइज दिस यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 12 डिपार्टमेंट्स हैं। तो इस तरह से 12 डिपार्टमेंट्स का अर्थ क्या हो गया? शामिल होना या विस्तृत करने से हुआ। और आज का लास्ट वर्ड है 190, कंसुलेटरी। कंसुलेटरी मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव होता है, मित्र बनाने वाला या मिलाप करने वाले से होता है। ओके, मेकिंग पीस, जिसके अंदर ये भाव होता है कि वो चीजों को ठीक कर सके, है ना? पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग, रिकंसिलेटरी। रिकंसिलेटरी मतलब जैसे कहते हैं ना, रिकंसिलेशन कर लेना। जैसे अगर किसी से थोड़ा बहुत नेगेटिविटी टर्म है तो आप उसमें रिकंसाइल कर रहे हो, मतलब कोई बात नहीं, चीजें खराब हो गई तो उसको ठीक करने की भी आप जिम्मेदारी ले रहे हो, म्यूचुअली इस चीज को अच्छे से कर ले रहे हो। अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट थ्रू गुडविल, एक अच्छी स्वेच्छा से। गुडविल का मतलब अच्छी, मतलब आपकी खुद की स्वेच्छा है, मतलब खुद की इच्छा है कि चीजों को ठीक किया जाए। दोस्तों में कभी कभी नाराजगी हो जाती है तो रिकंसाइल हो जाते हैं, दैट्स इन दैट वे। एंटागोनिस्ट मतलब होता है विरोधी, मेल मिलाप करने वाला नहीं होता है, जो किसी भी तरह का, जस्ट लाइक अ विलन जिसके अंदर विलन वाले ट्रेट होते हैं उसको बोलेंगे। हिज कमेंट्स टू रिपोर्टर्स वर कंसुलेटरी इन टोन। और जो पत्रकारों के लिए जो उसकी जो कमेंट थे वो किस तरह थे? कमेंट का मतलब बोलेंगे टिप्पणियां, बोलेंगे अपनी भावनाएं, वो अपनी ओपिनियन बोलेंगे, वो किस तरह के थे? बहुत ही अच्छे टोन में थे। सही बात तो यही है कि आपको अपनी बात कहने का तरीका आना चाहिए और ढंग से करनी चाहिए, जिससे कठिन से कठिन सिचुएशन को भी अच्छे से डील किया जा सकता है। अ कंसुलेटरी टोन शुड बी अडॉप्टेड फॉर अ लेटर ऑफ एडजस्टमेंट। और इसका अर्थ ये होगा कि जो एडजस्टमेंट लेटर है, समायोजन पत्र है, एडजस्ट करने के लिए कोई भी लेटर है, उसके लिए इस तरह की कंसुलेटरी टोन का यूज करना चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी तरह का एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किस तरह का आपकी स्पेशली टोन किस तरह की होनी चाहिए? बहुत ही मेल मिलाप वाली, जिससे चीजें ठीक की जा सके। अगर एडजस्टमेंट भी करना है तो उसको भी ढंग से किया जा सके। सो 91। सो आज का जो वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड है कंसाइज। कंसाइज क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? ये एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त या लघु। जो छोटे होता है ना, आप कहेंगे ना एग्जाम में शॉर्ट आंसर्स आते हैं, तो जो ब्रीफ होता है उसको ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल मुद्दे की बात। सिक्सेंट, इंसिसिव, शॉर्ट एंड स्वीट, क्रिस्प, ये सारे क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं, मतलब इसी के पर्यायवाची हैं। अच्छा, एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड क्या होता है? अपोजिट का मतलब ये अगर संक्षिप्त है या लघु है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लेंदी। लेंदी मतलब बहुत बड़ा, लंबा। और डिस्क्रिसिव, डिस्क्रिसिव मतलब होता है जो जिसमें बहुत ज्यादा विवाद हो, जिसमें बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो। वो भी नो डाउट शॉर्ट तो आर्गुमेंट्स नहीं होते, लॉन्ग ही होते, इसलिए डिस्कर्सिव। तो ये इसके अपोजिट वर्ड्स है। चलिए हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये अगर एडजेक्टिव है तो आप ये भी देखिएगा, यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव की तरह ही यूज हो, सेंटेंस में भी ये एडजेक्टिव की तरह ही यूज होगा। और एडजेक्टिव का क्या काम होता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है, मैंने उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत अच्छे से समझाई हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं, साथ के साथ डिफिकल्ट वर्ड्स, और जो इस वर्ड पार मेड इजी डिक्शनरी के जो सेशंस हैं वो मैंने अलग से प्लेलिस्ट उनकी बनाई हुई है, तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। मेक योर आंसर्स क्लियर एंड कंसाइज। एग्जैक्टली, आप अपने आंसर्स को क्या कैसे रखें? अपने आंसर को स्पष्ट और संक्षिप्त रखिए। मतलब जैसे एग्जाम्स में जितने भी नंबर्स आपको वर्ड्स दिए होते हैं, आपको बहुत ही क्रिस्प और क्रिस्टल टाइप का आंसर्स लिखने होते हैं। इस बेसिस पे बोल रही हूँ। आई गिव अ कंसाइज आंसर, और मैंने कैसा आंसर दिया? बिल्कुल सटीक छोटा आंसर दिया, विच इज इंपॉर्टेंट। 192, कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड एक नाउन है, मतलब एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है समझौता करना या एकता। इसको हम इंग्लिश में और क्या क्या वर्ड से जान सकते हैं? इसके अनदर वर्ड्स क्या हो सकते हैं जो सिनोनिम्स हैं? हार्मोनी, एग्रीमेंट, यूनिटी, अकॉर्ड, कंसेंसस। कंसेंसस इसी से रिलेटेड वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? आम सहमति। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? आम सहमति। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है? डिसएग्रीमेंट, जहां पे आप एग्री नहीं हो। डिस्कॉर्ड, ये इसके क्या है? अपोजिट वर्ड्स है। द टू ट्राइब्स लिव्ड इन कॉन्कॉर्ड, और जो दो ट्राइब्स थी, ट्राइब्स का मतलब हम इंग्लिश में बोलेंगे जनजातियां। एग्जैक्टली, जो दो जनजातियां थी वो क्या थी? बहुत ही कैसे रहती थी? कॉन्कर्ड रहती थी, बहुत ही अच्छे से समझौते के साथ, सौहार्दपूर्ण रहती थी एक दूसरे के साथ। दीज स्टेट
had lived in conquered for centuries, और ये जो स्टेट है, मतलब ये जो राज्य हैं, ये सालों साल से, सेंचुरीज का मतलब बहुत पुराने, सैकड़ों सालों से कैसे रह रहे हैं, सदियों से, कॉन्कर्ड मतलब एक बहुत ही अच्छे उसमें रहते हैं, प्यार से, समझौते से एक दूसरे के साथ। जैसे अगर हम अपने देश को भी देख लें तो हमारे देश में कितने अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग तरह से लोग गॉड को मानते हैं, बट फिर भी बहुत अच्छे से रहते हैं। तो हम उस तरह से यूज कर सकते हैं इसको। 193, इसको क्या बोलेंगे, कनकरेंट। देखिए ये हम सिलेबल्स ऐसे में पार्ट कर लीजिए, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होता है सिलेबल्स में डिवाइड कर लीजिए। तो कनकरेंट, करंट होता है ना, हाँ बिल्कुल वही वाला करंट। कॉन्करेंट ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ क्या होता है, संगमी या समवर्ती। संगमी और समवर्ती का मतलब एक ही समय में होने वाले जो काम होते हैं ना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैपनिंग एट द सेम टाइम, एज आई हैव टोल्ड यू, पैरेलल, साइमल्टेनियस, कोइंसिडेंट, कोइंसिडिंग, एकदम कोइंसिडेंट, कोइंसिडिंग, ये सारे एक ही सिमिलर मीनिंग वर्ड है, मतलब एक ही समय में होने वाले। पैरेलल होता है ना, पैरेलल लाइंस होती हैं, दोनों बराबर से एक साथ साथ चलती हैं, एग्जैक्टली। सो इसका एंटीनिम क्या होगा, अब इसके अपोजिट वर्ड में इसको क्या बोलेंगे, नॉन साइमल्टेनियस, जो गैर समकालिक होते हैं, मतलब एक साथ एक टाइम के नहीं होते, एक समय में होने वाले काम को नहीं बोलेंगे। नॉन कॉन्करेंट, जो जो कि एक टाइम में नहीं होते, उसको हम बोलेंगे नॉन कॉन्करेंट। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। यू कांट अटेंड टू कॉन्करेंट इवेंट्स, एक साथ आप दो इवेंट्स को क्या नहीं कर सकते, अटेंड नहीं कर सकते, इट इज ट्रू। द ट्विंस हैड कॉन्करेंट बर्थडे, और जो ट्विंस होते हैं ना, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके एक ही दिन में दोनों के बर्थडे होते हैं, तो उनको ही हम लोग बोलेंगे समकालिक हैं, दोनों के दोनों मतलब एक ही दिन में हुए हैं, तो उसको हम इस तरह से कॉन्करेंट का यूज कर सकते हैं। नाउ 194, कंडिसेंट। अब देखिए ये डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसको आप इस तरह से इसके सिलेबस कर लीजिए। कंडिसेंट, ओके, इसका अर्थ क्या है, ये एक वर्ब है जिसको हम स्वीकार करना या झुकना बोलेंगे। देखिए इसके साथ साथ इसको इंग्लिश में किस तरह से और भी बोल सकते हैं, टू स्टूप टू समवंस एल्स लेवल, किसी के स्तर तक नीचे झुक जाने को बोलेंगे, यूजली इन एन ऑफेंसिव वे, ये किसी के ऑफेंसिव का मतलब किसी के विरोध में व्यवहार होता है, उसको बोलेंगे। टू पैट्रोनाइज, मतलब अगर हम बोलेंगे संरक्षक देना होता है या किसी की सहायता करना होता है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वर्ड है पॉजिटिव, तो यहाँ पे इफ समवन इज डूइंग दिस, ये वर्ब है, लेकिन उसके अंदर एक सुपियोरिटी रहेगी, तो इस कंडेंस्ड वर्ड का यूज हो इस तरह से रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्म में हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना ऑफेंसिव वे में, कि कोई आपकी मदद कर रहा है पर अपने आप को सुपीरियर शो कर रहा है, तो पैट्रोनाइज का मतलब ये होगा। लुक डाउन ऑन, किसी को नीची नजरियों से देखना। पुट डाउन, थोड़ा सा अच्छा वर्ड नहीं कहूंगी मैं, इसमें रिस्पेक्टफुल नहीं है। ये एक, इसका एंटोनिम क्या होगा, रिस्पेक्ट। जैसे मैंने बोला रिस्पेक्ट इसका अपोजिट वर्ड है, मतलब आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये उसमें कंसीडर हो जाएगा। I never thought he would condense to betray his friends. मैंने नहीं कभी सोचा था कि वो अपने दोस्तों को या अपने फ्रेंड्स को क्या करेगा, धोखा देगा, पर किस तरह से, कंडेंस वे में। कंडेंस मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत ही कृपालु हो रहा है, बट वो क्या कर रहा है, वो अपने ही फ्रेंड्स को धोखा दे रहा है। तो इसको हम हिंदी में सही तरह से किस तरह से बोलेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने दोस्तों को धोखा देने के लिए बहुत ही क्या होगा, कृपालु होगा। कृपालु का वर्ड जो कंडेंस्ड है, उसका मतलब क्या है, संरक्षा देना या सहायता करने से है, या कृपालु होने से है, पर ये एक नेगेटिव टर्म में यूज हो रहा है। डोंट कंडेंस टू मी, मुझे नीचा मत दिखाओ, या मुझे क्या मत करो, मेरे प्रति ज्यादा वैसे नहीं हो, मतलब जैसे मुझे बहुत घृणा की नजर से मत देखो। कंडन, कंडन का मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है मिलाप करना या माफ करना, ये एक वर्ब है। वर्ब का मतलब क्रिया। इसको हम इस तरह से पार्ट कर लीजिए जिससे आप अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे और स्पेलिंग्स भी डिफिकल्ट अच्छे से याद कर पाएंगे। अच्छा, इसको और कौन से इसके सिनोनिम्स होते हैं, इसके सिनोनिम्स होंगे टू ओवरलुक, टू परमिट टू हैपन, डेलिबरेटली इग्नोर, डिसरिगार्ड, एक्सेप्ट और अलाउ, ये सब ही इसके सिनोनिम्स हैं, मतलब इसके ही साथ के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, डेलिबरेटली इग्नोर मतलब जानबूझ के किसी को इग्नोर कर रहे हैं, और परमिट कर रहे हैं, किसी को चीज होने के लिए परमिशन दे रहे हैं, परमिट टू हैपन का मतलब होगा। डिसरिगार्ड का मतलब किसी की रिगार्ड नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट और अलाउ कर रहे हैं, तो ये सब इसी के ही सिनोनिम्स हैं। अच्छा, इसके अपोजिट वर्ड क्या होंगे, कंडम, कंडम का मतलब क्या होता है, और पनिश मतलब किसी को माफ नहीं करना, उसको सजा देना। ओके, तो इसके अपोजिट मीनिंग्स हैं। अब इसको हम एग्जांपल में देखते हैं। आई डोंट कंडन, देखो कंडम और कंडन दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, ये याद रखिएगा। आई डोंट कंडन वायलेंस इन एनी शेप और फॉर्म, और मैं क्या नहीं करता हूं,
मैं किसी भी तरह के जो हिंसा होती है, चाहे वो किसी भी शेप में हो या किसी भी फॉर्म में हो, उसको मैं बिल्कुल भी समर्थन उसका नहीं करता हूँ। वायलेंस का मतलब हिंसा का। पीपल कैन नॉट कंडेम द यूज ऑफ फायरस वायलेंस। जो लोग होते हैं, जो उग्र हिंसा होती है ना, फायरस वायलेंस होता है, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और ये बात सच है, वायलेंस का क्यों सपोर्ट करना ही क्यों। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। इसके साथ साथ इसको अर्थ क्या होता है, अनुकूल या सहायक। हिंदी में एडजेक्टिव मतलब विशेषण। प्रमोटिंग, यूजफुल फॉर, फेवरेबल, बेनिफिशियल, वैल्यूएबल, सब इसके सिनोनिम्स हैं, मतलब सब इसके पर्यायवाची हैं। ओके, इसका एंटोनिम, अपोजिट वर्ड क्या होगा, अनफेवरेबल, जो कि अनुकूल नहीं है, उसको बोलेंगे अनफेवरेबल। दिस इज अ मोर कंड्यूसिव एटमोसफियर फॉर स्टडिंग। ये पढ़ाई के लिए ज्यादा अच्छा अनुकूल माहौल नहीं है पढ़ने के लिए। हमारा जो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा पीस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है, आसपास बहुत डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन ना हो। जो लोगों को घर में पढ़ाई नहीं होती, तो इसी वजह से लोग लाइब्रेरी भी ज्वाइन करते हैं। एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। और जो व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होती है, वो हमारी बॉडी के लिए, और इवन बॉडी के लिए नहीं, हमारी माइंड के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, सही होती है, हमारी हेल्थ के लिए अनुकूल होती है। 197, कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है संगम या जनसमूह से। अब फ्लोइंग टुगेदर, स्पेशली ऑफ रिवर्स, कॉन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है, तीन नदियों का संगम। मीटिंग, जंक्शन, संगम, एज आई हैव टोल्ड यू, द प्लेस वेयर दे बिगिन टू फ्लो टुगेदर, स्पेशली नदियों के लिए होता है इस शब्द का यूज, कॉन्फ्लुएंस का। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है, डिवीजन और सेपरेशन। इसको क्या बोलेंगे, जो सेपरेशन होता है, अलगाव होता है उस बेसिस पे। डिवीजन का मतलब भी बांटना होता है। इट्स द कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री रिवर्स, यह तीन नदियों का क्या है, संगम है। कॉन्फ्लुएंस रिवर्स एंड फाइनली इनटू द सी। जो नदियों का संगम होता है, वो लास्ट में कहाँ पे आज कहाँ पे जाकर मिलती है, तीनों नदियां समुद्र में जाकर के मिलती हैं। कंजीनियल, इट इज कंजीनियल, ये एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है अनुकूल और सौहार्दपूर्ण। सौहार्दपूर्ण बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्ड होता है। सुटेबल, एग्रीबली सुटेबल, प्लीजेंट, लाइक माइंडेड, कंपैटिबल, किंडर्ड, वेल सूटेड, ये सारे ही इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। अच्छा, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, डिसएग्रीबल, इनकम्पैटिबल, ये सब इसी के ही क्या है, अपोजिट वर्ड्स हैं, जहां पे आप सहमत नहीं होते, असहमति होती है, जहां पे आप कंपैटिबल नहीं होते हैं किसी चीज के लिए। का मतलब होता है असंगत, मतलब जहां बेमेल है। फ्रैंक वॉज वेरी कंजीनियल कलीग। और जो फ्रैंक था वो किस तरह का व्यक्ति था, किस तरह के, कलीग का मतलब होता है जो साथ काम करते हैं, सहकर्मी बोलेंगे जिसको। फ्रैंक किस तरह का था, बहुत ही कंजीनियल, बहुत ही अच्छे व्यवहार का, सौहार्दपूर्ण व्यवहार का सहकर्मी था। आई फाइंड हिम वेरी कंजीनियल, और मैं उसको क्या पाती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा सौहार्दपूर्ण व्यवहार का व्यक्ति है, जो कि अडेप्ट कर लेता है दूसरे सिचुएशन को आसानी से। कंजेनिटल, कंजेनिटल क्या है, देखिए वो कंजीनियल था, ये कंजेनिटल है, ये भी एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है, जन्मजात, जो पैदाइशी, जो हमें अपने जन्म से ही मिलते हैं। इनेट, इंग्लिश सॉरी साइकोलॉजी में ये इनेट एबिलिटी का एक पूरी थ्योरी दी हुई है, जो हमें अपने जन्म से ही मिलते हैं। इनहेरिटेड, हेरिडिटरी, इन द ब्लड, इन द फैमिली, अ ट्रेट और कंडीशन अक्वायर्ड बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ। और इस तरीके कुछ ऐसी खासियत होती है या कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें जन्म से ही अपने ब्लड में मिलती है। अब मैं किसी को एग्जांपल नहीं दूंगी इसमें आप हम सबके अलग अलग होती हैं। अपोजिट इसका क्या होगा, अक्वायर्ड, जिसको हम प्राप्त करते हैं, ये तो हमें जन्म से मिलता है। जैसे हमें अपने जन्म से शायद अपने पेरेंट्स का कुछ बिहेवियर मिल जाएगा, ओके, लेकिन एक्वायर्ड होगा जो हम सीखते हैं, जो हम पाते हैं। जैसे आप यहाँ पे बैठ करके एक्वायर्ड नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। इज अ कंजेनिटल लायर, तो देखिए कंजेनिटल मतलब इनेट, उसको जन्म से ही मिला हुआ है, तो वो किस तरह का झूठ बोलने वाला है, जन्म से ही, मतलब उसके ब्लड में ही आया झूठ बोलना। फिजिशियंस मस्ट रिपोर्ट चिल्ड्रन विद कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज। जो फिजिशियंस होते हैं, फिजिशियंस का मतलब हम इंग्लिश में बोलेंगे जो डॉक्टर्स होते हैं ना, हाँ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिकित्सक, तो उनको जो बच्चों में इस तरह की एबनॉर्मलिटीज होती हैं, जन्मजात से जो भी कोई प्रॉब्लम एबनॉर्मलिटीज आती हैं, उसकी रिपोर्ट हमेशा हमेशा करनी चाहिए। और आज 200 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कंजक्चर, ये लास्ट वर्ड है आज का, और ये क्या है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है अनुमान करना या अटकल लगाना। टू गेस, अपने आप से ही हम गेस कर रहे हैं और कुछ नहीं, मतलब गेस ये डबल वाला लिख दिया है। स्पेकुलेशन,
fancy notion to deduce और infer और slight evidence। देखिए ये जो सारी मीनिंग है ना सिमिलर ही होते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब स्पेकुलेशन मतलब यही होता है कि हम शंका अपनी तरफ से अनुमान ही लगा रहे हैं। अच्छा, इसका जो एंटोनिम क्या होगा वो होगा फैक्ट। फैक्ट का मतलब तथ्य, जो बहुत लॉजिक से, जो दिख रहा है आपको, अनुमान नहीं लगा रहे हैं, आपको दिख रहा है क्या हो रहा है एग्जैक्टली। योर थ्योरी इज प्योर कंजक्चर। जो आपकी जो भी थ्योरी है, थ्योरी को हम बोलेंगे सिद्धांत है, वो क्या है कंप्लीटली क्या है सिर्फ अनुमान लगाया हुआ। डोंट कंस्ट्रक्चर अबाउट द आउटकम। परिणाम के बारे में अनुमान ना लगाएं, ये बात सच है। पहले से ही आप अपना सोच के बैठे कि इसका यही रिजल्ट निकलेगा, मेहनत करने से पहले ही आप फेल हो जाएंगे या आप मेहनत करने से पहले हम पास हो जाएंगे। हम कर नहीं रहे हैं, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। तो आज 200 वर्ड्स कंप्लीट हो गए और मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों के पास जो भी कंटेंट पहुंच रहा है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और न्यू चैनल है, सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, नो डाउट, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छा लगे, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसमें इस चैनल पे कुछ भी अपलोड करूँगी आपके लिए डेफिनेटली वो बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।